ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और ये करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है अक्टूबर का, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, क्योंकि पढ़ाई अगर आप इन्जॉय करके नहीं कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन यार थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले थोड़ा सा बोल बच्चन यही कि देखिए, बीपीएससी और आई बिलीव कि आप लोग जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली यूपीएससी भी दे रहे होंगे और अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। तो पढ़ाई इस तरह से कीजिए, जो पुराना तरीका था पढ़ने का कि कोई मैगज़ीन है उसको रट लिया और उससे प्रीलिम्स निकल गया, अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। जब आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ में 4 घंटे लग रहा है ना, और प्रीलिम्स निकल रहा है, अगर उस 4 घंटे के जगह 6 घंटे मेहनत करके और मेंस में हेल्प हो जा रहा है, आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प हो जा रहा है, तो आई थिंक कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो कहीं ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं तो उस पर एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनना चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं बन रहा है और सवाल अगर प्रीलिम्स में भी थोड़ा सा ट्रिकी आ जाएगा, देन यू विल बी ट्रैप्ड। आप फंस जाएंगे, सवाल का आंसर आपका सही नहीं आएगा और फिर वही रोना गाना होगा कि 5 नंबर से छूट गया, 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, मेरा ये कैटेगरी था इसलिए नहीं हुआ, फलाने का हो गया, ढिमकाने का हो गया। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं इन एंड आउट पढ़िए। अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे विजन आईएएस को उसका जो मंथली मैगज़ीन आता है उसको कवर कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट होगा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स है जिससे 5-7 सवाल आते हैं, तो उसके लिए कोई एक परफेक्ट सोर्स ढूंढा जाएगा, उसको भी कर लिया जाएगा, बट अभी फिलहाल विजन आईएएस किया जा रहा है। तो जो एक मैगजीन पकड़ लिया उसको कर लेना है इन एंड आउट, क्योंकि कंटेंट कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं मिलने वाला है कि एकदम से अलग चीज़ें मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात कि जो मैगजीन है उसमें भी आपको फिल्टर करना है कि क्या मेरे काम का है। इसमें पढ़ना तो रीडिंग मार लिया, लेकिन याद क्या रखना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। तो ये करने के लिए आपको पीवाईक्यू को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमी में जिस तरह से इस बार बीपीएससी में सवाल आया, दैट इज इंडिकेशन कि बीपीएससी अगली बार इकोनॉमी में उसी लेवल पे या उससे ऊपर के लेवल पे आपसे सवाल पूछेगी। तो आपको क्या करना है, आप इकोनॉमी का सवाल जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ है, पिछले 10 साल का आप सवाल देखिए, है ना। जब पिछले 10-15 साल का आप सवाल देखेंगे तो आपको एक समझ आपकी डेवलप होगी कि इकोनॉमी में किस तरह का सवाल यूपीएससी पूछ रहा है ना। और वो जो सवाल आप देख के आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो आपको मटेरियल्स को फिल्टर आउट करने में हेल्प करेगा कि क्या आपके काम का है और क्या आपके काम का नहीं है। बाकी तो हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं, है ना, आपको चेरी पिकिंग करके दे के हाईलाइट करके देंगे और पढ़ा तो रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बोल बच्चन बंद करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी बोलना है बोलिए, जो सजेशन देना है वो दीजिए। और आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट है, मतलब 3 महीने बाद वीडियो आया और उसके बाद भी देखे कि काफ़ी लोग बहुत मतलब प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे थे, तो ये अच्छा लगता है पढ़ के। मतलब अच्छा ये लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को काम तो आ रहा है, तो ये चीज़ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, है ना। सिंपली इसको बोल सकते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। ये देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उससे लिया गया फोटो है, और अभी आगे हम डॉक्यूमेंट भी देखेंगे कैसे लॉ बना। तो बेसिकली ये लॉ फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या, फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों बनाना पड़ा, क्या है फॉरेस्ट राइट। बेसिकली देखिए, जो जंगल में जो लोग रहते थे, ठीक है, अब जो जंगल में रह रहे हैं, जो नेचर पर डिपेंडेंट है, जो पहाड़ पे डिपेंडेंट है, जो वहाँ पे जो इकोसिस्टम है उस पर डिपेंडेंट है ना, उनको कागज़ पत्तर, लेखा जोखा, ज़मीन का खरीद बिक्री, इसके नाम पे करना, उसके नाम पे करना, रजिस्ट्री ऑफिस जाना, ये सब चीज़ें नहीं है ना। ट्राइबल्स को जब आप देखेंगे तो वहाँ कम्युनिटी लिविंग है ना। लोग एक कम्युनिटी में एक कौम जो वहाँ पे रहती है, तो वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ज़मीन का आप देखेंगे कि इंडिविजुअल राइट नहीं है, पूरा कम्युनिटी जो है उसको ओन करता है। तो हम जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहते हैं, हमसे अलग है जंगल में या फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट लोग जो रहते हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हैं चाहे नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। जो नॉन ट्राइबल हैं बट फॉरेस्ट या के आसपास या जंगल के अंदर में रहते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हुआ, पीवीटीजी। तो ये लोग का जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, जो इनका ओरिएंटेशन है, जो इनका आउटलुक है,
दुनिया के तरफ, दुनिया को जिस निगाह से ये देखते हैं वो हमसे बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं कि कहीं 25 माले का बिल्डिंग बना हुआ है तो ऐसा सपना देखते हैं कि काश ये मेरा हो जाए, और वो देखते हैं कि कोई पेड़ है तो उसको कोई काट ना ले, कोई पहाड़ है तो उसको कोई तोड़ ना दे, वहाँ पे इलीगल माइनिंग ना होने लगे। तो ये डिफरेंस है हमें उनमें। तो उनके पास बेसिकली क्या है कि कागज़ पत्तर नहीं था। अब होता क्या है कि हमारा देश जो है वो डेवलपिंग इकॉनमी है, तो डेवलपिंग इकॉनमी को और जो नीड्स हैं हमारी, है ना, कि आपको मिनरल्स चाहिए, ठीक है, आपको पानी भी चाहिए, आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना होगा ताकि उससे बिजली पैदा किया जा सके। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये लगेगा पहाड़ों के आसपास में। तो पहाड़ों के आसपास में लगेगा तो काफ़ी एरिया जो है वो पानी में डूब जाएगा डैम की वजह से। अब जो एरिया डूबेगा वो जंगल वाला एरिया है, तो वहाँ लोग रह रहे हैं, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एज ए नेशन, एज अ सोशलिस्ट नेशन, एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, एज अ रिपब्लिक, ये हमारी और हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो पॉलिसीज़ है उसमें सबको अकोमोडेट किया जाए। तो हिस्टोरिकली हुआ क्या कि जंगल और जंगल के जो रिसोर्सेस उस पर कब्जा करने के लिए पहले तो अंग्रेजों कोलोनियल रूलर्स ने एक्सप्लॉइट किया जंगल वालों को, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा ये आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल कंपल्सन था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने, बहुत सारा रोड बन रहा है, बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है, बहुत सारा माइनिंग एक्टिविटीज़ हुआ है, तो वो जंगल वाले एरिया में हुआ है। तो उससे ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये सबको बहुत इम्पैक्ट हुआ है, उनको रीलोकेट होना पड़ा है। जैसे अगर कोई रांची के रहने वाले होंगे तो उनको पता होगा कि जो एचईसी बना हुआ है वो ट्राइबल से एक्वायर किया गया ज़मीन पे बनाया गया है। और एचईसी फैक्ट्री में अभी अगर आप जाके देखें तो काम क्या हो रहा है, तो काम लगभग मतलब कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा है जिस हिसाब से वहाँ ज़मीन एक्वायर किया गया। और उसके बाद फिर ज़मीन के जो दलाल होते हैं और जो गिद्ध की तरह ज़मीन पर निगाह गड़ाए रखते हैं, वो फिर ज़मीन को कब्जा करते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो ये तो इनजस्टिस हुआ ना कि ट्राइबल का ज़मीन था, डेवलपमेंट के नाम पे ले लिया गया और उसको फिर डाइवर्ट कर दिया गया इधर उधर, या फिर ढंग से यूज़ नहीं हो पाया। तो इस तरह की समस्या है। अगर मान लीजिए कि सही में डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे माइनिंग करना है किसी पहाड़ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि एल्युमिनियम मिल गया, एल्युमिनियम निकालना है, या सोना मिल गया, सोना निकालना है, तो भाई सोना निकालेंगे, लेकिन उस पर जो गांव बना हुआ है, जो बस्ती बना हुआ है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो उस वहाँ पे उगे हुए पेड़ों पे, पौधों पे जो डिपेंडेंट है, वो कहाँ जाएंगे? तो पहला तो कि ये काम करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करना है। दूसरा कि अगर करना है, माइनिंग करना है, तो इन लोगों के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगा? तो इस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आता है, ठीक है। अभी चर्चा में क्यों, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट से सवाल आता है, मेंस में भी आपको इसको लिखना है, और बीपीएससी में भी आएगा, आज ना तो कल, आप देख लीजिएगा। हुआ क्या है रिसेंटली, वाई न्यूज, recently it has been reported that a state have rejected nearly 40% of the land claim under forest right act. फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो लैंड क्लेम किया गया ट्राइबल्स के द्वारा, अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के द्वारा, 100 क्लेम में 40 क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका पेपर सही नहीं है, आपका दावा सही नहीं है, ये जमीन आपको नहीं मिलेगा, जंगल छोड़ के निकल जाइए। बेसिकली साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में, कागज दिखाओ। अब कागज इनके पास है नहीं तो दिखाओ क्या भैया, तो फिर वही होगा कि इनको इविक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 40% लोगों का, मतलब 100 लोग जो जंगल में रह रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि हम जंगल में ही रह रहे थे, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, इसी एरिया पे डिपेंडेंट है, उसमें से सिर्फ 60 लोगों का एक्सेप्ट किया गया और 40 को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये इशू बार बार रिकरेंटली उठता रहता है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है। Before the enactment of this act, earlier act did not recognize the symbiotic relationship of scheduled tribes with the forest. ये एक्ट के पहले, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया, इसके पहले तक मतलब कॉलोनियल रूल और 1947 से लेके 2006 तक का ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ है, इस 60 साल में क्या हुआ है, इस 60 साल में ये हुआ है कि हम इस रिलेशनशिप को मान ही नहीं रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, जल, जंगल, ज़मीन, नारा आपने सुना होगा, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। और यही एक वन ऑफ द रीज़न है कि नक्सलिज्म, माओइज्म जो है वो हिंटरलैंड में, जंगल वाले एरिया में आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि व्हेन सम सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी एक्सप्लॉइटेड, देन उसमें से विद्रोह होगा, इनकलाब होगा, रिवॉल्यूशन होगा, फिर उसका मिसयूज़ होगा, फिर वायलेंस होगा, और अपने ही लोग अपने ही लोगों को मारेंगे। मतलब सीआरपीएफ का जो जवान है उसको कौन मारेगा? तो कोई नक्सलाइट मारेगा। किसी नक्सलाइट को कौन मारेगा? सीआरपीएफ का जवान मारेगा। मर कौन रहा है? देश का आम नागरिक,
ठीक है। और इसका रूट क्या है, तो भाई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ, गरीबी भुखमरी है, तो उनको इस बात का एहसास दिला दिया जाता है कि देखो तुम्हारा जल जंगल जमीन लूट लिया गया, और लूटने वाले कौन है, तो सरकार लूटने वाला है। देन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाता है। अब उसको कर्व करने के लिए हमें यूएपीए और टाडा और एंटी नक्सल एक्टिविटीज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब जड़ देख रहे हैं, रूट देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम है एक्सप्लॉइटेशन, प्रॉब्लम है पॉवर्टी, प्रॉब्लम है हंगर, प्रॉब्लम है अनअवेयरनेस, प्रॉब्लम है अनविलिंगनेस, ब्यूरोक्रेसी का अनविलिंगनेस की डेवलपमेंट वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये बात है। तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, और अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक, टू होल्ड एंड लिव इन द फॉरेस्ट लैंड फॉर हैबिटेशन और फॉर सेल्फ कल्टिवेशन और लिवलीहुड के लिए। मतलब आप वहाँ पर रह सकते हैं और सेल्फ कल्टीवेट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि वहाँ पे हम किसी कंपनी को लीज आउट कर दिए और कंपनी वहाँ पे गोदाम आके खोली, नहीं, ये चीज़ नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीके से समझने का। एक बार हम लोग देखते हैं कि ये लॉ आखिर बना कैसे था, उसके बाद वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो लॉ पेपर है ये देख लीजिए, द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, और कब पास किया गया था, Jan 2, 2007, ठीक है। तो जो एकदम बिगनर होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ लॉ कैसे बनता है, तो पार्लियामेंट से पास होता है। पार्लियामेंट में मतलब कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और जब यहाँ से पास हो जाता है तब यहाँ से जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, या तो इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं या फिर वीटो लगाते हैं, वो सेपरेट पॉलिटी का पार्ट है, और तब जाके ये कानून बनता है, गैजेट में छपता है। तो ये चीज़ है, और ये पूरा पार्लियामेंट जो है ये पार्लियामेंट है, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। जब पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट क्या है या प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, देन यस, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि यही तीनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, एंड देन वेंट टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। तो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, 29 दिसंबर 2006 को मिल गया। तो ये सब डेट वेट याद नहीं रखना है, ये बेसिक छोटा सा फैक्ट था, वो आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है क्या। इस एक्ट के तहत फॉरेस्ट राइट्स भी दिया गया है लोगों को, ट्राइबल्स को, जिसके बारे में हमने बात की, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ अथॉरिटी भी दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा राइट का लबोलुआब है। तो ये फिलॉसफी आपको समझना होगा कि सिर्फ राइट नहीं दिया गया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ अथॉरिटी दिया गया। राइट क्या दिया गया कि आप यहाँ रह सकते हैं, आप जोत सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं, आप पेड़ का जो पत्ता गिर रहा है, पेड़ से जो डाल गिर रहा है उसको चुन सकते हैं, ठीक है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, लोकल मार्केट, हाट बाजार इसे में बेच सकते हैं, आप उसको ट्राइफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई जब आप ट्राइबल हैं या नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, आप हार्मनी में रह रहे थे नेचर के साथ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अननेसेसरी पेड़ नहीं काटना है आपको, ठीक है, और उस पर जो भी नोटिफाई करके बता दिया जाता है कि ये चीज़ें, ये स्पीसीज जो है इनको आपको नहीं काटना है, जानवरों को, वाइल्ड लाइफ को नहीं मारना है, ठीक है। जैसे बहुत सारा ट्रेडिशनल हंटिंग होता है जो भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। जैसे अगर कोई जमशेदपुर वाले एरिया से हैं तो उनको पता होगा कि दलमा हिल्स में सेंद्रा होता है। सेंद्रा में क्या होता है कि ट्राइबल जाते हैं, अपना जो उनका पुराना हथियार है, जैसे तीर, भाला, इस तरह का चीज़ लेके जाते हैं और जानवर का हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनली बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो उन चीज़ों पर रोक लगाया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप वाइल्ड लाइफ को किल करेंगे, बहुत पहले पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब पॉपुलेशन उतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का नहीं है, तो अगर इनको मारेंगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। अथॉरिटी क्या दिया गया है भाई? तो अथॉरिटी ये है कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा वो अपने लिए प्लान कर सकती है, वो लैंड टाइटल दे सकती है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व को प्रोटेक्ट कर सकती है, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स ले सकती है। ये सब ग्राम सभा से होता है। जो अभी हमने 40% रिजेक्शन पीछे देखा ना, तो लैंड का क्लेम करना है। सपोज दैट कि आप जंगल में रह रहे थे, ठीक है, आप कोई शेड्यूल ट्राइब से आते हैं या फिर अदर नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर आप हैं, ठीक है, तो आप कैसे आप क्लेम करेंगे? तो आप जाएंगे सबसे पहले ग्राम सभा में। ग्राम सभा क्या होता है? गांव के जो भी जितने भी एडल्ट हैं सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, यही होता है ग्राम सभा, ठीक है। एंड वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, दो मेनी पीपल डोंट नो दिस।
तो ग्राम सभा क्या करेगी, ग्राम सभा आपके क्लेम को लेगी और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी। ग्राम सभा के बाद फिर ये मिडिल लेवल पे जाता है, यानी कि सब डिवीजन लेवल पे जाता है, फिर डिविजनल लेवल पे जाता है। तो पूरा 3 टियर व्यवस्था बनाया गया है इन क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का अथॉरिटी ग्राम सभा को मिला हुआ है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट सिर्फ राइट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सब कुछ देता है, ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स who have been residing in such forest for generations but whose right could not be recorded। अभी बताया ना कि कागज पत्तर का तो काम है नहीं, तो रिकॉर्ड कहाँ कराएंगे। कौन जान रहा था कि भाई इतना सस्ता जमीन जिसको कोई नहीं पूछेगा तो कोई खरीदने भी आ जाएगा या कोई कब्जा करने आ जाएगा, तो लोग भाई कागजी कार्रवाई नहीं करते थे। अब जब नहीं कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह नहीं जी रहे हैं, तो अब अचानक से अगर कोई राइट मतलब कोई एक्ट आ जाएगा और उनसे कागज ढूंढा जाएगा तो कैसे होगा। तो फिर वो अलग अलग तरीका उसको प्रूव करने का है और ग्राम सभा का इसमें मदद लिया जाता है। तो जो जिनका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था उनको फॉरेस्ट राइट देना है इस एक्ट के तहत, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली हमने, अथॉरिटी की बात कर ली, क्या इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये सब कुछ है। क्या ठीक करना है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हमने अभी पीछे बात किया, कॉलोनियल पीरियड से लेकर इंडिपेंडेंट इंडिया में चलता आया, कब तक, जब तक ये लॉ नहीं बना 2006 में, एंड इवन अभी भी कंटिन्यूड है। अभी भी क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। तो 40% में हो सकता है कि 30% ऐसे लोग होंगे जो सच में 3 जनरेशन या उससे ज़्यादा जंगल में रह रहे होंगे, बट उनके पास पेपर है नहीं, अब साबित कैसे करें, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये सब मिलेगा। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब स्टेट हुआ करता था तो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन अब नहीं रहा। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व क्या होता है, तो कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड विद इन द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज और सीजनल यूज ऑफ लैंडस्केप इन द केस ऑफ पैस्टोरल कम्युनिटी, ठीक है, तो इसको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स बोलते हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या है, वही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो है उसको क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ है। देखिए एक्ट में क्या होता है ना कि जिन जिन चीज़ों के बारे में बात किया गया है उसको डिफाइन किया जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और यहीं से कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे यूपीएससी जो है यहाँ से सवाल उठा के दे देगा, ठीक है, कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स का मतलब आप क्या समझते हैं, और वर्ड्स के साथ प्ले करेगा, ठीक है, कि विद इन द बाउंड्री ऑफ विलेज। अब आपको लगेगा कम्युनिटी का बात है तो एक विलेज के अंदर का ही तो बात हो रहा होगा ना, जबकि यहाँ पे क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज और सीजनल यूज ऑफ लैंडस्केप इन द केस ऑफ पैस्टोरल कम्युनिटी, ठीक है। तो सिर्फ विद इन द विलेज बाउंड्री नहीं है, इसके बाहर भी जो पैस्टोरल कम्युनिटी है, तो गाय भैंस चरा रहे हैं या कोई भी जंगली जानवर चरा रहे हैं या कुछ उस तरह का काम है पैस्टोरल कम्युनिटी का, तो पानी पिलाने के लिए बगल के लेक में जाएंगे, तो ये भी उस बाउंड्री के अंदर में आ गया। तो इस तरह से वर्ड्स के साथ प्ले किया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर बीपीएससी भी इस तरह से वर्ड के साथ प्ले करने लगे तो आपको पहले से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब हु प्राइमरली रिसाइड इन एंड हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर रहते हैं और फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट लैंड क्या है, इसको भी डिफाइन किया है। फॉरेस्ट राइट्स क्या है, उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट विलेज क्या है, जो सर्वेड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, या जो नहीं भी सर्वेड है उसको फॉरेस्ट विलेज में ही लेके आएंगे। ग्राम सभा क्या है, विलेज असेंबली है, कंसिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर ऑफ अ विलेज एंड इन केस ऑफ अ स्टेट हैविंग नो पंचायत, तो टोला और पढ़ा पंचायत जो झारखंड में होता है, तो इस तरह का जो भी चीज़ है वो ग्राम सभा की तरह काम करेगा। फुल एंड अनरेस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन भी होना चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, अनरेस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, ये नहीं कि विमेन को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे पैट्रियार्कल नोशंस की वजह से, ठीक है, ये चीज है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ऑरिजिन इंक्लूडिंग बैम्बू, ठीक है। बैम्बू को क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि देखिए नॉन टिम्बर का बात हो रहा है, ठीक है, तो नॉन टिम्बर का बात हो रहा है मतलब कि जो जैसे साल का पेड़ है तो उसको नहीं काटना है, फिर तो पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा। तो और जो आदिवासी है जो जंगल में रहते हैं वो वैसे भी पेड़ को नहीं काटते हैं, क्यों, क्योंकि पेड़ में भगवान बसते हैं, ठीक है। जैसे हमारे लिए पीपल का पेड़ है तो आदिवासियों के लिए सारा पेड़ ही उनके लिए पीपल का पेड़ है, ठीक है, गॉड गिफ्ट है, गॉड उसमें रिसाइड करते हैं, भगवान की आत्मा है उसमें, प्राण प्रतिष्ठित है उसमें, ठीक है। तो
नॉन टिम्बर वाला जो चीज़ है वो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नहीं। और इसको कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे क्या होता है, ठीक है, तो बैम्बू इसलिए बोले कि जब एग्जाम में आएगा ना, यूपीएससी में ये आया हुआ है, तो बैम्बू आपको लगेगा कि अरे यार बैम्बू तो टिम्बर वाले चीज़ में आना चाहिए। और पहले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बैम्बू टिम्बर में था, इसको टिम्बर से बाहर निकाल के नॉन टिम्बर में डाला गया ताकि बैम्बू का खेती किया जा सके और बैम्बू का यूज़ किया जा सके ये फॉरेस्ट वाले एरिया में भी, ठीक है। तो इसको लेके कन्फ्यूजन होता था और आंसर रॉन्ग होता था। तो आप बैम्बू याद रखिएगा कि बैम्बू का यूज़ किया जा सकता है। ब्रशवुड है, स्टम्प है, केन है, टसर है। टसर सिल्क का आपने नाम सुना ही होगा, जिससे साड़ी और कपड़ा वगैरह बनता है। कुकून, हनी, वैक्स, लैक, तेंदुपत्ता, केंदू लीव्स। तेंदुपत्ता से क्या बनता है, साल का पत्ता से क्या बनता है, जो दोना और टोकरी हम लोग जिसमें खाना खाते हैं, पत्तल जो होता है, जो बहुत इको फ्रेंडली है और आजकल काफ़ी मतलब ट्रेंडी है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे तो ये सब आपको खाने को मिलेगा और बहुत क्रेजी और कूल लगता है। और जब हम लोग गाँव में खाते थे तो क्रेजी कूल नहीं लगता था, ठीक है। बीड़ी वीड़ी बनता है। तो ये सब चीज़ें, मेडिसिनल प्लांट जो है, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है, टोंगिया सेटलमेंट, टोंगिया सिस्टम क्या होता है भाई, तो ये देख लेते हैं। स्लैश एंड बर्निंग सिस्टम आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, जो जूम कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। बर्न कल्टीवेशन है ना, स्लैश एंड बर्निंग, कि पेड़ को काटो, उसी पेड़ से जो राख बनता है फर्टिलाइज हो गया यहाँ पे लैंड, और उसके बाद फिर वहाँ पे अनाज उग जाते हैं 1-2 साल, और उसका जब फर्टिलिटी कम हो जाता है तो दूसरे एरिया में जाके सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। टोंगिया में क्या है, यही सेम चीज़ है। बस करना क्या है कि जहाँ पे स्लैश बर्निंग कर रहे हैं आप, उसके वहाँ पे तो आप क्रॉप लगाइए, गेहूँ, धान, चावल जो लगाना है लगाइए, सब्जी का खेती कीजिए, बट अगल बगल में आपको पेड़ लगाने होंगे। यही है टोंगिया फैसिलिटी, है टोंगिया सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। टोंग मतलब होता है हिल, या मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। नॉर्थ बंगाल में 1896 में शुरू हुआ था इंडिया में। वैसे जर्मनी और कहाँ से इसका ओरिजिन है, और हमारे यहाँ म्यांमार से यानी बर्मा से आया था 1896 में, नॉर्थ बंगाल से शुरू हुआ था। तो ये सब डेट और ये सब आपको याद नहीं रखना है, बट एक कहानी के तौर पे आपको बताया जा रहा है। बस आपको यही पता होना चाहिए कि टोंगिया कल्टीवेशन क्या है। तो स्लैश एंड बर्निंग प्लस ये चीज़, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। रेज एग्री क्रॉप्स इन एन एरिया बट ओनली साइड बाय साइड विद द फॉरेस्ट स्पीसीज प्लांटेड बाय इट, है ना। तो ये चीज़ है। और कब तक खेती होता है, 1-2-3-4 साल खेती करते हैं, फिर जो पेड़ है उसका अगर छाया घना हो गया, तो अब घना हो गया तो भाई वहाँ सन रेज तो आएगा नहीं, जब सन रेज नहीं आएगा तो खेती ठीक से हो नहीं पाएगा। तो फिर यही सेम चीज़ कहीं और करते हैं। फ़ायदा क्या हुआ इससे कि भाई यहाँ पे देखिए जंगल को काटे थे, लेकिन पेड़ भी यहाँ पे लगा दिए थे। कुछ दिन खेती किए, फिर यहाँ से शिफ्ट हो गए दूसरे जगह, और तब तक फिर ये सब पेड़ जो है बड़ा होकर घना हो जाएगा, तो वापस से जंगल रिक्रिएट हो गया, ठीक है। जंगल खत्म नहीं हुआ। फिर यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, खेती भी किए, यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे और जंगल यहाँ वापस से रिक्रिएट हो जाएगा, तो जंगल सस्टेनेबल रह जाएगा। तो इसको टोंगिया सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल में भी यूज़ कर सकते हैं कि इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस फॉर एग्रीकल्चर, तो ये आप उसमें एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ पे ये सब खेती किया जाता है। खैर चलिए, सस्टेनेबल यूज़ अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 3 जनरेशन या उससे ज़्यादा जंगल में रह रहे हैं वहाँ पर, रिसाइड इन एंड हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। 3 जनरेशन, और 1 जनरेशन का मतलब क्या हुआ, 25 ईयर, यानी कि जो 75+ साल से वहाँ पे रह रहे हैं वो OTFD माने जाएंगे, यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, ठीक है। विलेज का मतलब क्या हुआ, तो जो सर्वेड है वो भी, जो नहीं सर्वेड है, ओल्ड हैबिटेशन सेटलमेंट, अनसर्वेड विलेज, नोटिफाइड एज विलेज और नॉट, सब विलेज में ही आएगा। वाइल्ड एनिमल क्या है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो डिफाइन किया गया है वही सब वाइल्ड एनिमल है। अब देखिए फॉरेस्ट राइट्स पे आता है कि क्या राइट्स मिला है। तो ये जो राइट है ना, अब आप खुद सोच के देखिए राइट क्या होता है। एक तो कि एक इंडिविजुअल आदमी है तो उसको भी चाहिए होगा कि भाई 1 कट्ठा ज़मीन मेरा है ये, ठीक है। अब ऐसा ढेर सारा आदमी है, 1 कट्ठा इसका हो गया, 1-2 कट्ठा इसका हो गया, ठीक। अब क्या है, कुछ होगा जो कॉमन ज़मीन होगा, जो सबके लिए होगा, जैसे ग्रेजिंग लैंड हो गया जहाँ पे घास चराएंगे, कोई तालाब होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो ज़मीन है वो किसी एक आदमी के अंदर में नहीं है, ठीक। तो ये जो फॉरेस्ट राइट है ना, वो इंडिविजुअल को भी दिया गया है और वो कम्युनिटी राइट को भी दिया गया है, कम्युनिटी राइट भी है। तो बेसिकली ये 2 तरह का राइट है, एक इंडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट है। इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन और फॉर सेल्फ कल्टीवेशन, ठीक है। सेल्फ कल्टीवेशन है, नहीं तो हैबिटेशन के लिए। कम्युनिटी राइट सच एज निस्तार, ठीक है, और जो पहले से चलता आ रहा था। राइट ऑफ ओनरशिप, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर ओनरशिप का राइट है, ठीक है। तो जो लैंड वाला है उस पर तो हमने बात कर लिया कि इंडिविजुअल है या फिर कम्युनिटी का राइट है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो हमने पीछे बात किया, उसका ओनरशिप होगा। अदर कम्युनिटी राइट्स क्या है,
इंटाइटलमेंट सच एज फिश एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ वाटर बॉडीज, उस पर राइट होगा। ग्रेजिंग लैंड है, उस पर राइट होगा। ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्सेज एक्सेस ऑफ नोमैडिक और पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, तो उस पर राइट होगा। तो उस देखिए, हमें ये समझना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है बहुत कंपैशनेट एक्ट है। ये ट्राइबल्स को राइट देने के लिए बनाया गया है। तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव चीज़ जिससे आपको लगता है कि नेचर का नुकसान नहीं हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है और साथ ही साथ ट्राइबल्स को उनका अपना अधिकार मिल रहा है, तो वो हर चीज़ आपको आंसर में टिक कर देना है। ठीक है। कम्युनिटी टेन्योर ऑफ हैबिटेट एंड हैबिटेशन फॉर परमिटेड ट्राइबल ग्रुप्स एंड प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, ये भी राइट मिला हुआ है। ठीक है। और ये सारा राइट यहाँ पर लिस्ट किया गया। तो इसको रट नहीं सकते हैं कि ये ए से लेके और इधर तक पूरा हम लोग रट लेंगे, यहाँ तक रटेंगे नहीं, रटना नहीं है। अगर आप समझ गए कि कंपैशनेट एक्ट है और राइट देने के लिए बना है और राइट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी है जो हमने पीछे डिस्कस किया, अगर ये आपको याद रहेगा तो इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। और मेंस में इतना आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट के बारे में लिखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में लिखना है, तो वो आप ऐसे भी लिख लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी सब दिया गया है। ट्राइबल्स को राइट भी मिले और जमीन भी बचा रहे। ठीक है। जंगल भी बचा रहे, पानी भी बचा रहे। तो उस हिसाब में जो फिट बैठेगा वो चीज़ होगा। जैसे बोल दिया कंपनी को लीज आउट करना है, ये भी राइट दिया गया। तो ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई ट्राइबल है, उनका तो अपना जमीन हो गया, सरकार से मिल गया, अब वो बेचे और चाहे उसमें आग लगा दे, क्या मतलब है? नहीं। ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। राइट ऑफ सेटलमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ ऑल फॉरेस्ट विलेज, ओल्ड हैबिटेशन, अनसर्वेड विलेज एंड अदर विलेजेस इन फॉरेस्ट वेदर रिकॉर्डेड, नोटिफाइड और नॉट इनटू रेवेन्यू विलेज। ये भी करना है कि भाई जो भी है, जो जिसको हम गांव मानते हैं, उसको आप रेवेन्यू विलेज में तब्दील कीजिए, आप कागजी कार्रवाई कीजिए, वो सरकार के डॉक्यूमेंट में आ जाना चाहिए रेवेन्यू विलेज बन के। तभी तो बाद में फिर आगे दिक्कत नहीं होगा कि हम यहीं पर रहते हैं, मेरा जमीन का पट्टा यहीं का है, दाखिल खारिज मेरा यहीं का है। राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच दे हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज। तो ये राइट है, देखिए पॉजिटिव चीज है, होगा ही। राइट विच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी स्टेट लॉ और लॉज, जो भी राइट जो स्टेट लॉ और लॉ के अंदर में रिकॉग्नाइज किया गया है और विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, विद इन ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया है, तो वो सब चीजें हैं, तो वो भी आएगा। देखिए वो भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉजिटिव चीज, ट्रेडिशनल नॉलेज पॉजिटिव चीज एकदम होगा, होना ही चाहिए। ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो आदिवासीज का है, वो तो एमएनसी जो है वो चोरी करके और डाबर च्यवनप्राश बना के बेचती है और तरह तरह का दवाई बना के बेचती है, टर्मरिक का यूज़ करके दवाई बना के बेचती है, जबकि ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट है। अगर इसको पेटेंट करा लिया जाए तो जो भी ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो अरबपति खरबपति हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे कि हमारे बाबा रामदेव पे सवाल नहीं उठाइए, मतलब ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज की चोरी करते हैं और उसके बेसिस पे उसको प्रचारित करके और खुद धन्ना सेठ बनते हैं। नो ऑफेंसेस बट एक्सक्लूडिंग द ट्रेडिशनल राइट्स, क्या एक्सक्लूड किया गया है? ऑफ हंटिंग और ट्रैपिंग और एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये जो कस्टमरी जो चलता आ रहा था प्रैक्टिस, ये नहीं करना है। ठीक है। इससे क्या होगा? तेंदुआ को मार दीजिएगा, हिरन को मार दीजिएगा, आप जंगल के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इनका पॉपुलेशन कम हो गया है। ये जो सिस्टम शुरू हुआ था आदिवासी कल्चर में या जंगली कल्चर में, जो जंगल में रहने वाले थे उस कल्चर में, ये क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि हम बेसिकली हंटर्स हैं, हंटर गैदरर हमारा सोसाइटी हजारों सालों तक रहा है। आप भीमबेटका में जाइएगा तो वहाँ पे हंटिंग का सीन पूरा बना हुआ है। कहीं भी ओल्ड केव्स में जाइएगा तो हंटिंग का सीन आपको मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। तो हंटिंग हमारे कल्चर में है। ठीक है। बट उस समय ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम था और जानवर बहुत ज़्यादा थे। अब हो क्या गया है कि हम जानवर को खाते खाते हम इतना ज़्यादा हो गए हैं और जानवर इतना कम हो गया है। अगर इसको खत्म कर देंगे तो पूरे जंगल का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, और जब पूरा जंगल का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो हम खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिर्फ कोरोना जैसा वायरस हमारे तरफ नहीं आ जाएगा, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज होगा, इसके अलावा ड्रॉट होगा, इसके अलावा अनसीजनल रेन होगा, और ये सब हमें इम्पैक्ट करेगा और अल्टीमेटली हमारा सिविलाइजेशन जो है वो डेंजर में आ जाएगा, वेरी डेंजरस। सो ये नहीं करना है, दिस हैज बिन एक्सक्लूडेड।
ठीक है। राइट टू इन सीटू रिहेबिलिटेशन, अब रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हाँ ठीक है भाई यहाँ पे खुदाई करके एल्यूमिनियम सोना निकालना जरूरी है तो खुदाई कीजिए, लेकिन इन सीटू रिहेबिलिटेशन वहीं पे रिहेबिलिटेट कीजिए। ये मत बोलिए कि एक काम करो तुमको यहाँ जो है छत्तीसगढ़ का जंगल से निकाल के और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घर दे देते हैं, वहाँ पे कॉलोनी बना देते हैं। नहीं भाई ये नहीं चलेगा। क्यों? अपने कल्चर से इतना दूर हम क्यों जाएं? अगर आपको मार्स पर रिहेबिलिटेट कर दिया जाए कि जीवन तुमको वहीं बिताना, क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। एक दिन 2 दिन के लिए ठीक है, 1 महीना के लिए ठीक है, पूरा जीवन नहीं। क्यों? क्योंकि कल्चरल एस्पेक्ट है ना, जिस कल्चर में हम रहे उस कल्चर से कैसे आप उखाड़ के फेंक देंगे? ये नहीं चलेगा। जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते होंगे उनको पता होगा, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, LP विद्यार्थी, प्रोफेसर ऑफ रांची यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट ऑफ फ्रेंच वॉस, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, है ना, कि आदमी कहाँ रहना चाहता है? उसी नेचर में और उसी एरिया में जहाँ पे उसका पूरा ट्रेडिशनल कल्चरल रूट्स जुड़ा हुआ है, जिस नेचर को वो प्यार करता है, जहाँ वो बिलीव करता है कि वहाँ पे स्पिरिट है। हम लोग तो अब मतलब उस चीज़ से बहुत बाहर निकल गया। हमारा स्पिरिट तो अब वो 2000 और 500 वाला नोट में आ गया है। लेकिन जंगल में क्या है? अभी पेड़ में स्पिरिट है कि भाई इस पेड़ में कोई तो रहते हैं, तो इसलिए इज्जत किया जाता है। हमारे गांव में ब्रह्म बाबा होते हैं, पीपल का पेड़ होता है और ब्रह्म बाबा उनको बोलते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि उसमें ब्रह्म बाबा रहते हैं, गांव की रक्षा करते हैं। सभी लोगों के गांव में होता है, गांव के आखिरी छोर पे। तो ये चीज़ है, तो कल्चर से नहीं उखाड़ना, तो इन सीटू रिहेबिलिटेशन करना, तो ये भी उनका राइट है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डाइवर्ट कर सकती है लैंड किन चीज़ों के लिए? अब ये देखिए, अब आपको लगेगा फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। सरकार कर सकती है, स्कूल बनाना है, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, APS शॉप बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लाइंस बिछाना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप करना है, ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, रोड बनाना है, कम्युनिटी सेंटर बनाना है। ठीक है। ये हाईलाइट क्यों किया है कि ऑप्शंस में जब ये आएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं ये सब तो ठीक है कि इन्वायरमेंट और इको सस्टेनेबिलिटी के लिए, लेकिन ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो तो कटे रह जाएंगे ना हमेशा मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, तो ये होना जरूरी है। तो इन चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर कर सकती है, लेकिन वही है कि लैंड एक्वायर करेंगे तो जो डिस्प्लेस होंगे उनको सही से रिहेबिलिटेट करना है इन सीटू। इन सीटू मतलब वहीं पे, एक सीटू मतलब वहां से उखाड़ फेंकना, बाहर कर देना। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड शैल बी, 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। रोड बनाना है तो टोटल रोड का जहाँ पे आप बना रहे हो वो 1 हेक्टेयर से कम वाला एरिया होना चाहिए जो आप एक्वायर कर रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा थोड़े ना लगेगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप करना है तो नॉन कन्वेंशनल है भाई, सोलर लगाना है तो 1 हेक्टेयर से कम वाला एरिया में लगाइए। ठीक है। टैंक डेवलप करना है, माइनर वाटर बॉडी बनाना है, तार बिछाना है, 1 हेक्टेयर से कम एरिया आप एक्वायर कीजिए। ठीक है। और रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा होना चाहिए, अथॉरिटी, जो हम लोग बात किए कि राइट्स मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला और अथॉरिटी मिला। ये देखिए अथॉरिटी। ठीक है। फॉरेस्ट डीलिंग यहाँ पे क्या है? चैप्टर 3 है इस लॉ का, रिकॉग्निशन, रिस्टोरेशन एंड वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट एंड रिलेटेड मैटर्स। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे डील की गई हैं। ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिए लगभग। ठीक है। फ्री इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ ग्राम सभा। ठीक है। फ्री होना चाहिए और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। आप पहले इन्फॉर्म कीजिए कि जो हो रहा है, जो स्टेप लिया जा रहा है उसका रिपरकशन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और तब ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा यानी असेंबली ऑफ एडल्ट्स ऑफ दैट विलेज, वो डिसाइड करेगा कि ये उसके लिए सही है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं। और उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि DM साहब गए और धमका दिए कि बुझते हो हम IAS हैं, कलेक्टर साहब खुद आए हैं चल के, हालत ख़राब कर देंगे। तो ग्राम सभा इतना पावरफुल है ना कि वैसा वैसा 50 कलेक्टर का साहब का हालत ख़राब हो जाएगा। और नहीं तो फिर वेदांता केस जो है आप पढ़ लीजिए इंटरनेट पे जाके, प्रफुल्ल सामंतरा वेदांता केस। ठीक है। वेदांता को नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट का माइनिंग करना था और एक आदमी और कुछ आदिवासी लोग मिलके जो है इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी को झटका दे दिया और सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो गया वो माइनिंग लीज। क्यों? क्योंकि नियामगिरी हिल्स में इन जो नियामगिरी ट्राइब है उनका मानना था कि भाई उनके वही जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आपको पीछे बताए, तो उनका मानना है कि उनके देवता यहाँ पे रहते हैं, डोंगरिया खोन ट्राइब के देवता यहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए नियाम राजा उनका नाम है, जो उनके देवता हैं जिनको वो पूजते हैं, तो इस पहाड़ पर रहते हैं, इसको कैसे आप काट दीजिएगा। और इस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया था। तो दैट मच पावरफुल दिस ग्राम सभा इज। बस वही क्या कि फ्री होना चाहिए और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए।
नो रीसेटलमेंट शैल टेक प्लेस अंटिल, कब तक कि जब तक कि रीसेटलमेंट लोकेशन कंप्लीट नहीं है। आप झूठ मूठ का बोल के वादा करके यहाँ से उखाड़ फेंकिए इंसान को और फिर उसको घर ही नहीं मिले, नहीं, पहले व्यवस्था तैयार कीजिए और तब रीलोकेट कीजिए। अदर यूज के लिए डाइवर्ट नहीं करना है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जैसे वो याद रखे कि हंटिंग नहीं करना, हेरिटेबल बट नॉट एलियनेबल और ट्रांसफरेबल। हेरिटेबल है, लीनियजली हेरिट कर सकते हैं कि बाप बेटा को देगा, बेटा अपना बेटा को, फिर पोता, ऐसा चलते जाएगा, लेकिन बेचना नहीं है, एलियनेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। No member of a forest dwelling scheduled tribe or other traditional forest dwellers shall be evicted or removed from the forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete. पहले वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कीजिए और तब आप अगर रिजेक्ट करते हैं, जो 40% अभी रिजेक्ट हुआ है, कार्रवाई कीजिए, उसके पहले नहीं आप हटा सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, अगर आ गया एग्जाम में तो आप समझ ही सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखिएगा तो आप देखिएगा कि यही सब स्टेटमेंट्स उठा के दिया जाता है। तो कभी कभी क्या है कि कोई कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको खुद से खोल के इंटरनेट पे और गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके, पीआईबी पे जाके थोड़ा बहुत 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट समय देके पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ पे तो उसको उस तरह से चीज़ों को कवर कर ही रहे हैं। अननेसेसरी फिर बहुत टाइम मत देने लगेगा, लीगल एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा, जो आपके काम का चीज़ है उसको करना है, ठीक है। एरिया लिमिट कितना है? 4 हेक्टेयर, ठीक है, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं, जो क्लेम होगा वो 4 हेक्टेयर या उससे कम का होगा, ठीक है। तो ये एरिया लिमिट है पर इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे देखिए वही लिखा, फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज एंड वेस्टेड अंडर दिस शैल इंक्लूड द राइट ऑफ लैंड to forest dwelling, ये पूरा tribe established that they were displaced from their dwelling and cultivation without land compensation due to state development intervention and where the land has not been used for the purpose, जिस पर्पस के लिए लिया गया उसके लिए नहीं यूज़ किया या 5 साल के अंदर यूज़ नहीं किया, तो भैया ज़मीन वापस कर दो, मजाक थोड़ा ना चल रहा है। The holder of any forest right, Gram Sabha and village level institution in area where there are holders of any forest right under this act are empowered to, किस चीज़ के लिए? जो forest right है वो किस चीज़ के लिए empowered है? Protect the wildlife, forest, biodiversity. पॉजिटिव चीज़ बिल्कुल होगा, है ना। फॉरेस्ट को बचा के रखना है तो ये बचेगा। इंश्योर दैट adjoining catchment area, water sources and other ecological sensitive areas are adequately protected, बिल्कुल सही। Preserved from any form of destructive practices affecting their cultural and natural heritage, कल्चरल हेरिटेज को नहीं डिस्टर्ब करे, नियामगिरी हिल अभी आपको बताया, नेचुरल हेरिटेज को नहीं डिस्टर्ब करे, खराब करे। इंश्योर दैट द डिसीजन टेकन इन द ग्राम सभा आर कंप्लाइड विथ, ग्राम सभा में जो डिसीजन लिया गया वो कंप्लाई किया जाए। ग्राम सभा इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट, ये पूरा कागज पत्तर वाला काम कि राइट क्लेम करना है तो ग्राम सभा से ही इनिशिएट होगा, ठीक है। उसके बाद सब डिविजनल लेवल कमेटी के पास जाएगा, ठीक है, यहाँ 60 दिन के अंदर होता है। उसके बाद फिर सब डिविजनल लेवल कमेटी के बाद इसके बाद डिविजनल लेवल पे जाता है, तो 3 टियर व्यवस्था बनाया गया है, ठीक है। ग्राम सभा यहाँ भेजेगी, यहाँ से फिर डिवीजन के लेवल पे जाएगा और इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ऑब्वियस सा बात है, इस तरह की चीज़ स्टेट लिस्ट में ही आता है, अगर शेड्यूल 7 की आप बात करें तो, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में ही आएगा। फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट रिलेटेड कोई चीज़ है तो ये स्टेट लिस्ट में चला जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह का काम आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि केंद्र सरकार पूरे देश में काम कर रही है, तो एक तरह से ये छोटा काम ही हुआ केंद्र सरकार के लिए, और हर स्टेट में अलग इशूज़ है, अलग तरह के ट्राइब हैं, अलग तरह के लोग हैं, तो स्टेट को डील करने देंगे ना, थोड़े ना सुपर बॉस जो ऊपर बैठे हुए वो हर चीज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में आएगा। पर्सन अग्रीव बाय द डिसीजन ऑफ, ये तो ये कहाँ जा सकते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं, 60 दिन का जो वो दिया गया है लिमिट। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, तो ये भी हो गया। स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, मॉनिटर करेगी ये सब कुछ। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ये सब दिया गया है और इसके बाद ये लॉ होता है ख़त्म, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे, अब ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। स्टेट्स हैव रिजेक्टेड नियरली 40% फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब हलवा लग रहा होगा आपको, सूजी वाला। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है भाई? तो अर्लियर एक्ट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एसटीज, नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता था। सेक्शन 31A ऑफ FRA क्या रिकॉग्नाइज करता है वो यहाँ पे बताया गया। सेक्शन 31A, अब ऐसे पढ़ता तो डर लगता है, क्या है सेक्शन 31A? सेक्शन 31A यही तो है, कहाँ गया?
जस्ट अ सेकेंड, यस, ये सेक्शन 3(1)(a), ये सेक्शन 3(1)(a) है ना। तो ये रेफरेंस दिया जाता है। हैबिटेशन, सेल्फ कल्टीवेशन ट्रांसफरेबल नहीं है, एलियनेबल नहीं है। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है। टाइप ऑफ राइट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट मिलता है और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है। रिस्टोर ऑल कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, ठीक है। एम ऑफ द एक्ट क्या है, जो हमने पीछे बात किया वो सब कुछ, लिवलीहुड, फूड सिक्योरिटी, लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस जो है उसको रखना है, डेवलपमेंटल फैसिलिटीज भी डेवलप करना है, कस्टमरी राइट हो गया, इंस्टीट्यूशन एट द कम्युनिटी लेवल डेवलप करना है, ग्राम सभा को ट्रेनिंग देना है, ग्राम सभा को एम्पावर करना है, ये सब कुछ एम है। जो आप सोच लीजिए कि डेवलपमेंट प्लस ट्राइबल राइट, ये दोनों को बैलेंस करते हुए आपके दिमाग में जो जो बातें आ रही हैं, यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द मेंस आंसर। बस ये आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बट डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए, और ट्राइबल्स का राइट भी इंश्योर करना है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करना है। ये याद रखते हुए 5 लाइन आप 5 जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको लिखिए और 2-2 लाइन में एलाबोरेट कर दीजिए। ये तरीका होता है, ठीक है। ये क्या है भाई, देख लेते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वही सेम चीज, लैंडमार्क, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, कॉलोनियल एरा से लेकर इंडिपेंडेंट तक। अब आप देख के समझ पा रहे हैं ये सब कहाँ से उठाया जाता है। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से उठाया जाता है और यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए। डेडलाइन क्या है, दिसंबर 13, 2005। क्यों, 2006 में कानून आया था, तो 2005 के पहले तक जो लोग भी जंगल में रह रहे थे वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, ये सब कुछ। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बता दिया, ग्रेजिंग लैंड, वाटर बॉडीज, ये सब कुछ, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है एक्ट का, गेव लीगल राइट्स टू लैंड क्लेम ऑफ दोनों कम्युनिटी को। राइट ऑफ डिस्प्लेड, जो कम्युनिटी डिस्प्लेस हो गया उसका राइट है। कम्युनिटी राइट, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए। कम्युनिटी राइट्स और राइट ओवर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स रिकॉग्नाइज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, टेलीकम्युनिकेशन भी छाना है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल, सब वो हमने पीछे देख लिया कि किसके लिए लैंड डाइवर्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम 1 हेक्टेयर किया जा सकता है। राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब हमने पीछे देखा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ होगा कि आपने गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ से उठा के डाला जाता है। अब जब आप पढ़े ना तो थोड़ा इस पर विश्वास करके पढ़े कि हाँ ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है, बढ़िया लिखा हुआ है, ऑथेंटिक सोर्स से उठा के लिखा गया है, ठीक है। और खासकर कोई जब आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हो तब तो और विश्वास करना चाहिए। जब आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ रटने का जरूरत नहीं है तो इसको नहीं रटना है। आपको बोल रहे हैं कि ये याद रखना है तो इसको याद रखना है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि भाई 1 हेक्टेयर याद रखना है तो याद रखना है। हंटिंग नहीं अलाउड है, याद रखना है तो याद रखना है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। 4 हेक्टेयर का लिमिट है तो इसको याद रखना है। ये सब आ सकता है सवाल में। 3 टियर व्यवस्था है, ग्राम सभा, सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जाता है, तो ये 3 टियर है तो इस पे आपको याद रखना है। इनिशिएट कौन करेगा, तो ग्राम सभा इनिशिएट करता है, इसको याद रखना है। लैंड क्लेम जो है उसको ग्राम सभा इनिशिएट करता है। 3 जनरेशन यानी कि 25 × 3 यानी कि 75 साल या उससे ज़्यादा जंगल में रह रहे हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है तो याद रखना है। हैबिटेशन के लिए चाहिए, सेल्फ कल्टीवेशन के लिए चाहिए, ये याद रखना है। ये चीज़ें, ये लब बोलूँ आप, क्यों, क्योंकि लॉ का मेन एम ही यही है, लॉ ही यही है, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट है, देख लीजिए, वही सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो डोंगरिया खोंड आपको हम एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर 2 साल से 1 साल से भी कर रहे होंगे तो उनको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। और प्रफुल्ल सामंतरा के बारे में भी पता होगा। रोल ऑफ ग्राम सभा, अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ। तो कौन है अथॉरिटी में, ग्राम सभा, बाप जी हैं ग्राम सभा, यहीं से सब कुछ शुरू होगा, समझे। फोर हेक्टेयर वाला लिमिट हो गया, ठीक है। हेरिटेबल है, ट्रांसफरेबल नहीं है। डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर लोकल डेवलपमेंट राइट्स है, तो ये सब हमने वहाँ पे भी देख ही लिया कि किस किस चीज़ के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये 1 हेक्टेयर वाला हिसाब किताब नहीं बताया गया है। 3 टियर अप्रूवल प्रोसेस है, ग्राम सभा, SDLC और DLC,
ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया FRA इज एप्लीकेबल इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब आपसे सवाल पूछ दिया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, या फॉरेस्ट राइट एक्ट ना बोल के ये बोले कि ट्राइबल, हाँ, या फॉरेस्ट राइट एक्ट ही बोल दे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत क्या ट्राइबल्स को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व में ज़मीन मिलेगा, रह सकते हैं वो। आपको लगा कि भाई नेशनल पार्क है, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, ये सब पढ़े थे, तो नेशनल पार्क में कोई कैसे रह सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैसे रह सकता है, टाइगर रिजर्व में कैसे रह सकता है, नहीं रहेगा। तो नहीं, फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। और जो बिहार से होंगे तो पता होगा, पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ पे संथाल ट्राइब्स रहते हैं और बाकी और भी कुछ ट्राइब हैं जो कम पॉपुलेशन वाले हैं। तो वहाँ पे ये टाइगर रिजर्व की वजह से बहुत लोग डिसलोकेट हुए हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, बहुत लोगों को जंगल एक्सेस करने में मुश्किल हो रही है ना। तो ये इशू रिकरेंटली बिहार के लोकल न्यूज़पेपर्स में आते रहता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल है, इस बात को नहीं भूलना है। चलिए, अब कंसर्न क्या है, ये मेंस वाला पॉइंट आ गया, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ। ऑब्वियस सा बात है, कागज दिखाओ, तो कागज कहाँ से लाए भाई, अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े हैं, कागज पत्तर थोड़े सरिया के रखे हैं, तो कहाँ से ला के देंगे। सो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट इट इज़ वेरी टफ। अगर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ रहता भी है कि नहीं ये काम का नहीं है, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी इन एकरेज क्लेम्ड एंड एकरेज अलोकेटेड, जितना क्लेम करते हैं उनसे कम अलोकेट किया जाता है। हम क्लेम किए 3 हेक्टेयर, आप कह रहे हैं नहीं तुम 1 ही हेक्टेयर में रहो, ठीक है, जबकि पेपर हम दे रहे हैं 3 हेक्टेयर का। तो डरा के, धमका के, मैनिपुलेट करके कि नहीं यार अब 1-1 हेक्टेयर देंगे तो 3 लोग को दे सकते हैं, तो 3 लोग अकोमोडेट हो जाएगा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम आसान हो जाएगा, है ना। अब 3 हेक्टेयर एक आदमी को देंगे तो 9 हेक्टेयर देना पड़ जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये इनकन्सिस्टेंसी है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में 70% क्लेमेंट्स रिपोर्टेड दैट द IFR क्लेम्ड वाज अप्रूव्ड फॉर लेसर एकरेज। 70% लोगों को जितना क्लेम किया उससे कम मिला है। रिपोर्ट किसका है, वर्ल्ड बैंक का। यू कैन कोट दिस इन मेंस एग्जामिनेशन। अवेयरनेस नहीं है, वो सब हम लोग बात कर लिए। जम्मू कश्मीर का था, ठीक है जम्मू कश्मीर, तो 2021 से 2023 में हाईलाइटेड दैट मोर देन 92.57% ऑफ द रिजेक्टेड क्लेम हैव बीन डिक्लाइंड बाय ग्राम सभा ओनली। तो ग्राम सभा में अलग पॉलिटिक्स चलता है कि ग्राम सभा वाला है तो देखा है कि अच्छा ये है, फलानमा से तो हमारा लड़ाई है, तो भाई इसका क्लेम रिजेक्ट करा दो, या जितना क्लेम किया उससे कम इसको अलोकेट करवाओ। तो जम्मू कश्मीर का केस आप देख लीजिए। लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उस समय स्टेट था, अब क्या यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। इंक्रोचमेंट हो रहा है, वायलेशन ऑफ FRA प्रोविजन जो भी है उसको वायलेट कर दिया जाता है, तो ये सब हमने देख लिया, ठीक है। तो ये है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वे फॉरवर्ड क्या है, तो पहला तो भाई कि जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराना है। वे फॉरवर्ड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन दीजिए तो बता दीजिए कि जो काम किया गया उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कराना है, उसका ऑडिट करना है, फीडबैक लेना है जिसके लिए काम कर रहे हैं उनसे, और फिर इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी उसमें इम्बेड करना है। कहीं पे अच्छा मॉडल मिल रहा है जहाँ अच्छा काम हुआ है तो उसको कॉपी करना है, वहाँ से सीख के आना है। जैसे उड़ीसा में अच्छा काम हुआ कि मो जंगल जामी योजना वहाँ पे चल रही है और बहुत सक्सेसफुल है राइट एंश्योर करने के लिए, तो ये एग्जाम्पल में लिखेंगे, है ना। तो ये वे फॉरवर्ड होता है। वे फॉरवर्ड में फिर वही जिस फिलॉसफी पे कि राइट देना है प्लस इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वे फॉरवर्ड लिख के और कंक्लूजन कर देना है। ग्राम सभा का कैपेसिटी बिल्ड करना है, ग्राम सभा को एम्पावर करना है, ग्राम सभा को इंक्लूसिव बनाना है, सबको इसमें आना है, विमेंस को भी आना है, अवेयरनेस जनरेट करना है, तो ये सब कुछ वे फॉरवर्ड में आएगा। तो ये मेंस के लिए इस तरह का टेम्परामेंट, इस तरह का एटीट्यूड डेवलप कीजिए। और अभी से करंट अफेयर्स अगर आप 10-12 महीने का मैगजीन को पढ़ेंगे और इस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर राइटिंग जो है, मेंटल आंसर राइटिंग तो हो जाएगा। बाकी तो फिर प्रैक्टिस जब मेंस का एग्जाम आएगा तब करना ही है। चलिए, UAPA है, ठीक है। तो UAPA बेसिकली अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर क्या लिख दिया है भाई, अनलॉफुल एसोसिएशन प्रिवेंशन एक्ट 1967, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। होम मिनिस्ट्री इसको कैटर करती है, ठीक है। अभी रिसेंटली कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को जो है UAPA के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, ठीक है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब कि तुरंत अरेस्ट, ठीक है, उसके लिए आपको वारंट नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन यही कॉग्निजेबल के आगे नॉन लग जाएगा तो फिर आपको वारंट लेके आना पड़ेगा। कॉग्निजेबल जो होता है वो नॉन वेलेबल होता है, और नॉन कॉग्निजेबल हुआ
तो वारंट लेके आना पड़ेगा गिरफ्तार करने के लिए, और बेलेबल होता है। जो मूवी में हम लोग देखते हैं ना कि पुलिस उठा के ले गया वारंट दिखा के, और जब पुलिस वहाँ पूछताछ कर ही रही है पुलिस स्टेशन में, तो वकील आ जाता है बेल पेपर लेके और छुड़ा के ले जाता है। तो वो क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, कि बेल मिल जाता है। पेनल्टी क्या है, डेथ, लाइफ, फाइन वाइन सब कुछ लगता है। इसको हम लोग कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे यूएपीए को, जब ये सिक्योरिटी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तब, ठीक है। ऑनलाइन एफआईआर के लिए लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था, ठीक है, लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन का, कि ऑनलाइन एफआईआर होना चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिव एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि लॉ रिलेटेड कौन रिकमेंड करता है भाई, तो लॉ कमीशन रिकमेंड करता है। लॉ कमीशन क्या है, अब ये हम आप पे छोड़ते हैं, कमेंट में बताइएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। लॉ कमीशन किस तरह का बॉडी है ये आपको बताना है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के तहत आता है, या कोई लॉ बनाया गया है इस बॉडी के लिए, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे यानी कि सरकार के ऑर्डर पे एक बॉडी बनाया गया है। ये यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये वही सब कुछ, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देख लीजिए। ये हमारी आदिवासी माँ बहन है, ठीक है। ये अंकल लोग, आदिवासी अंकल लोग, ये देखिए टमारिंड यानी कि तुलसी जो है, तुलसी बोल रहे हैं, इमली जमा किया गया है, ठीक है। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसको कलेक्ट करना है, यूज़ करना है, बेचना है, सब कुछ देख लीजिए। ये सब साल लीव्स, चिरौंजी, ठीक है। ये देखिए दोना पत्तल बन रहा है। आधार के बारे में देखिए, ये यूपीएससी में पूछा गया कितना डिजिट होता है, ये पूछा गया था यूपीएससी में, और बहुत लोग इसको गलत किए, 12 डिजिट, ठीक है। तो 12 डिजिट नंबर होता है आधार, आपको याद ही नहीं अपना आधार नंबर, अगर आपको याद होगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 12 और 14 में और 10 में जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। UIDAI है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एक लॉ के तहत बनाया गया है। कौन सा लॉ है भाई, तो लॉ हमारा यही देख लीजिए यहाँ पे, आधार एक्ट 2016, ठीक है, उसके तहत ये बॉडी बनाया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाला जो अथॉरिटी है। डेटा जो है वो सिक्योर्ड है, कहाँ पे, CIDR में, ठीक है। डेटा का मिसयूज नहीं किया जाता है, बेचा नहीं जाता है। की फीचर ऑफ आधार क्या है, यूनिकनेस, द बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन अवॉइड्स मल्टीपल कार्ड इशू फॉर सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। रैंडम नंबर, द जनरेटेड नंबर इज रैंडम एंड डिवॉइड ऑफ एनी डिटेल लाइक कास्ट, रिलीजन, इनकम, ठीक है। जो नंबर दिया गया है आपको वो रैंडम है, उस नंबर को डिकोड करके कोई आपके कास्ट को, रिलीजन को, ये सब नहीं डिकोड कर सकता है कि अच्छा इतना से इतना सीरियल नंबर वाला जो है ना, मान लीजिए 12 डिजिट का है तो 8 डिजिट शुरू का छोड़ दीजिए कि हाँ ये कोड टाइप का है कि ये बिहार का है, बिहार में पटना का है, और उसमें जो लास्ट का 4 डिजिट है उससे आप ब्लॉक थाना सब पता कर लीजिए कि इतना थाना में या इस ब्लॉक में इतना नंबर से इतना नंबर तक का आधार कार्ड है, तो वो पर्सन लोकेट हो जाएगा कि इस एरिया का रहने वाला है। बट आधार रैंडम नंबर इशू करता है, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते हैं, पॉपुलेशन का जो इन्फॉर्मेशन है आम नागरिक को प्रोफाइल नहीं कर सकते हैं आप, उनको अलग अलग डेटा में स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि फिर बाद में उसको बेच लें, या वोटिंग पैटर्न को रीड करने के लिए या वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने के लिए इसको यूज़ करें, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है। तो ये सब चीज़ें हैं। लाइफ को कितना इजी कर लिया है, ठीक है। DBT दे दिया गया है, गांव में जानते हैं कि PDS शॉप वगैरह जब आधार इनेबल्ड हो गया है तो बहुत आसानी से सब कुछ खाता में ही जाता है, ठीक है। जनधन आधार मोबाइल, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, PM किसान का पैसा जो जाता है, कोविन पोर्टल है, तो अभी जब कोविड के समय हम लोग इतना परेशान हुए थे, आधार से लिंक्ड है। तो ये सब चीज़ें जो है आधार की वजह से ये फैसिलिटी मिली है। सरना कोड देख लीजिए। सरना कोड क्या है, सरना बेसिकली ना, देखिए जो सरना फिलोसफी को फॉलो करते हैं, अगेन वो आदिवासी लोग हैं, वो वैसे लोग हैं जो नेचर को वर्शिप करते हैं, बेसिकली ये समझ लीजिए। सरना जो लोग झारखंड के होंगे तो उनको पता होगा कि सरना का मतलब क्या है, सरना पूजा भी होता है, ठीक है। तो नेचर वर्शिपर्स हु डू नॉट कंसिडर देमसेल्फ हिंदूज, ठीक है। बहुत लोग तो आदिवासी को भी हिंदूज मानते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू रिलीजन। दे वर्शिप नेचर, दे डू नॉट वर्शिप आइडल्स, दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ, री इनकारनेशन, ये सब में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। दे वर्शिप नेचर, पेड़ को, पहाड़ को, नदी को, इसको वर्शिप करते हैं। जैसे कांतारा किसी ने अगर मूवी देखा और नहीं देखा हो तो बिल्कुल देखिए, जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नेचर से कैसे कनेक्टेड है, हाउ दे आर कनेक्टेड
कनेक्टेड टू नेचर, कैसे सेक्रेड ग्रुप्स को वो अपने नज़र से देखते हैं कि यहाँ भगवान रहते हैं, पंजुर्ली वहाँ पे रहते हैं, है ना। हमारे तरह नहीं कह रहे ये बड़ा झाड़ी है यहाँ पे यार, झाड़ी में क्या करोगे जाके, तो वो हिसाब किताब नहीं है। सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए सरना कोड का डिमांड किया जा रहा है। क्यों ये कोड जो है चर्चा में आया, इसलिए आया है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 DPSP, इस पे बार बार चर्चा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम का जो बाइनरी है उसमें भूल जाते हैं कि ट्राइबल भी तो है। चलिए बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं जानते हैं कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख ये सब है, ट्राइबल कम्युनिटी को तो अलग से देखेंगे ना। तो ये हम लोग भूल जाते हैं इस डिस्कशन में अक्सर। कभी भी यूसीसी पे आंसर लिखना हो तो 4 लाइन ट्राइबल्स के बारे में भी लिखिएगा कि भाई उनका अपना कस्टम, उनका अपना ट्रेडिशनल है, तो यूसीसी आएगा तो उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इनके प्रॉब्लम्स को भी अकोमोडेट करके यूसीसी लेके आना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाना है तो उसके बारे में जब चर्चा होता है तो ट्राइबल्स जो है वो, उनको डर हुआ कि भाई फिर हमारा जो यूनिक आइडेंटिटी है तो वो तो खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई दे डिमांड सरना कोड। कहाँ? झारखंड में, ठीक है। डू नॉट प्रैक्टिस आइडल वर्शिप और डू दे अडेयर टू द कंसेप्ट ऑफ वर्ना सिस्टम, हेवन हेल, ये सब कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। जल जंगल जमीन मानते हैं। सरना कोड क्या है? अगेन देख लीजिए, सरना कोड रेफर टू द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ नेचर वर्शिपिंग, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज हु आर नेचर वर्शिपर्स, नेचुरल एलिमेंट्स को पूजा करते हैं और मेन स्ट्रीम रिलीजन से डिस्टिंक्ट है। पेड़ को, पहाड़ को, जंगल को, इन सब को पूजा करते हैं, ठीक है। अब है क्या कि पुश फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सरना कोड, जो आपको अभी बताया वही चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा चल रहा है। तो भाई इक्वालिटी तो ठीक बात है, लेकिन कल्चर एंड रिलीजियस स्पेसिफिसिटी भी बचा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बचपन से पढ़े हैं, एकता अनेकता में एकता, तो वो बचा हुआ रहना चाहिए। यूसीसी के नाम पे कल्चरल जो हमारा एक तरह से गुलदस्ता है अलग अलग कल्चर का, और उसकी जो खुशबू है वो नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, आपसे सवाल में दे देगा सरना कोड कोई एक पर्टिकुलर आदिवासी कम्युनिटी डिमांड कर रहा नहीं, संथाल हो, मुंडा, उराव, खड़िया और बहुत लोग और डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत सारे आदिवासी जो है वो सब मिलकर सरना कोड डिमांड कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर आदिवासी कम्युनिटी का ये नहीं है इशू, या एक पर्टिकुलर आदिवासी जो है वो सिर्फ सरना फिलॉसफी को नहीं फॉलो करता, सब लोग करते हैं फॉलो, ठीक है। सरना तो फिलॉसफी जो हमने बात किया। एनिमिज्म क्या होता है? वही कि पहाड़ में मान लिए कि भाई यहाँ पे इनमें कोई सोल है, ठीक है, और ये हम सबको देख रहे हैं, हम सबको मदद करते हैं, हम सबको भोजन देते हैं, हम सबको पेड़ पौधा देते हैं, सब कुछ देते हैं। जैसे डोंगरिया खोन ट्राइब का भी हमने नियामगिरी हिल्स और नियाम राजा के बारे में देखा था। तो नियाम राजा बेसिकली क्या मानते हैं कि भाई उस पहाड़ पर रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज एनिमिज्म कि पेड़ में, पहाड़ में, नदी में कोई तो सोल है, ठीक है, उसमें कॉन्शियसनेस है, उसमें लाइफ फोर्स है, और वो एनर्जी हम में ट्रांसमिट हो रहा है। इस बिलीफ को एनिमिज्म बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए। ये सब आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत काम आएगा जब आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपने लिखा हो, प्रैक्टिस किया हो, तो आपको पता चलेगा कि डाइवर्स नॉलेज होना कितना ज़रूरी है एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए। चलिए, तो अब थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन देख लेते हैं और देखते हैं कि ये कितने जल्दी ख़त्म होता है। आई थिंक कि 1 आध घंटे का तो वीडियो बन ही गया होगा, बट फिर भी IR को ख़त्म किया जाए। फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उस पर इतना लंबा चर्चा हो गया, ठीक है। ऑल राइट, इजराइल हमास वॉर चल रहा है। जस्ट ठीक है। जो नए हैं तो जान ही रहे होंगे कि ग्रीन कलर से जो आपके लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक है उसको वो किया गया है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है, और आपको मेंस में ऐसे कोट करना हो तो ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। और येलो में क्या है, उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन जो है वो येलो में है, ठीक है। इजराइल डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हमास मिलिटेंट्स, ठीक है। किसके अंदर? ऑपरेशन तूफान अल-अस्का फ्लड भी इसको बोलते हैं। अल-अस्का मॉस्क है बेसिकली वहाँ पे, तो उसी के नाम पे ऑपरेशन तूफान अल-अस्का। किस पे? इजराइल ने हमास पे वॉर डिक्लेयर किया है।
ठीक है। ऑपरेशन तूफान अल का क्या है? कॉन्साइड्स विद द सब्बत विच इज द ज्यूइश डे ऑफ वर्शिप एंड रेस्ट। ठीक है। 5000 रॉकेट 5000 रॉकेट दागे गए थे हमास के द्वारा, किस पे? इजराइल पे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है किस तरह से उन्होंने अटैक किया था। जिस दिन इजरायली सब्बत का डे था, हॉलीडे मना रहे थे, टूरिस्ट थे और लोग एक जगह गैदरिंग किए हुए थे, उन सब पे अटैक किया गया और इनडिस्क्रिमिनेटली सबको मारा गया। किसके द्वारा? हमास के द्वारा। ठीक है। ऑपरेशन तूफान अल अस्का। ठीक है। ये जो आयरन डोम है ना, ये भी इजराइल का, जब आप कभी वीडियो देखेंगे तो इजराइल छोटा सा तो देश है, देखिए ये छोटू सा तो देश एकदम, इतना सा डैगर इन द हार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। ये देखिए, इसको जूम जब करते जाएंगे यहाँ पे आपको इजराइल मिलेगा इतना छोटू सा, और देख लीजिए भारत है कितना बड़ा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे एक शहर जितना है। ठीक है। नोएडा गुड़गांव को मिला दीजिए तो उतना ही बड़ा देश है। तो आयरन डोम का मतलब ये हुआ कि इजराइल चारों तरफ से एनिमी से घिरा हुआ है। ठीक है। तो एनिमियों से घिरा हुआ है, तो अब भाई कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बीच में है, चारों तरफ से अटैक कर देता है, कोई बम फेंक देता है, कोई मिसाइल फेंक देता है, कोई कुछ फेंक देता है। तो इजराइल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे ही कोई मिसाइल कहीं से लॉन्च होता है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है ना, ये यहाँ पे सब रीड कर लेता है और रडार से रीड कर लेता है और फटाक से यहाँ पे उसको जवाब देने के लिए एक मिसाइल निकलता है जो इसको जाकर टकराता है और हवा में ख़त्म कर देता है। जो हम लोग रामायण महाभारत में लड़ाई देखते थे, तीर में तीर टकराता है और हवा में ख़त्म हो जाता है। तीर में तीर टकराया, हवा में ख़त्म हो गया। तो बेसिकली अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर मिसाइल का बना लिया, उसी को आयरन डोम नाम दिया गया है। ठीक है। आयरन डोम इज अ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। ठीक है। ये चीज है। ऑपरेशन तूफान हमास के द्वारा किया गया था। अब इसका बदला जब लिया जाएगा, इन रिस्पॉन्स इजराइल हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स अगेंस्ट हमास मिलिटेंट इन द गाजा स्ट्रिप। अभी हम लोग मैप में देखेंगे कहाँ पे है। तो देखिए, एक लड़ाई जो हो गया उसमें कितना ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन तूफान, इसी से सारा खेल शुरू हुआ, यहीं से सारी कहानी शुरू हुई, है ना। इसके जवाब में इजराइल जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड करता है। अब इन दोनों के लड़ाई में बाकी लोग जो वहां फंसे हैं वो भी तो निकलेंगे। तो इसीलिए इंडिया ऑपरेशन अजय चलाता है टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन स्ट्रैंडेड इन इजराइल। ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है। आयरन डोम समझा दिया आपको। अब सब्बत आपसे पूछ दिया जाए कि सब्बत क्या है भाई, तो ज्यूइश डे ऑफ वर्शिप एंड रेस्ट। ठीक है। ज्यूइश का रिलीजियस डे है, बस इतना आपको याद रह जाए, आंसर आप टिक कर लेंगे। हमास क्या है? ठीक है। तो हमास इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1987। ठीक है। ये इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट है, 1987 में बनाया गया आफ्टर द फर्स्ट इंतिफादा टू रेजिस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। ठीक है। तो इसको हम लोग आगे भी देखते हैं, समझेंगे कहानी से। पहले आप मैप देख लीजिए, मैप से आपको समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे, है ना। एक तो पहले ये ग्लोबल मैप आप देख लीजिए, ये मैप है। ठीक है। पूरा ये इंडिया हो गया, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये अफ्रीका है। ठीक है। यहीं पे सुएज कनाल है, जब इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। यहाँ पे इजिप्ट है, ये नाइल रिवर आपको दिख रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी वाला पार्ट है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, और ये है इजराइल। यहाँ पे ये सिनाइन पेनिनसुला है। ठीक है। यहीं पे सुएज कनाल है, ऐसे जो मेडिटेरेनियन और रेड सी को मिलाता है, ये रेड सी है। ठीक है। और ये मेडिटेरेनियन सी है, यहीं पे सिनाइन पेनिनसुला के पास सुएज कनाल है। ठीक है। तो ये जो इजराइल है, ये जो इजराइल है छोटा सा, अब यहाँ पे आके देखते हैं। ये देखिए, ये है इजराइल। ठीक है। ये है इजराइल। ठीक। और ये है गाजा स्ट्रिप, छोटा सा। ये है वेस्ट बैंक, जेरूसलम। ठीक है। इसके ऊपर इधर जाइएगा तो सीरिया है, लेबनान है, इधर जॉर्डन है, और ये तो सिनाइन पेनिनसुला पूरा रेगिस्तान वाला एरिया है। तो गाजा स्ट्रिप बहुत पतला सा है। ठीक है। तो गाजा पहले इजराइल के कब्जे में था, वो फिर बाद में उसको छोड़ दिया। तो वहाँ पे गाजा में जो है हमास बहुत एक्टिव है और वहीं से अटैक इजराइल पे करते रहता है।
ठीक है। इजराइल क्या किया था, ये देखिए पहले का 1947 का इजराइल है ये, और 2020 में इजराइल जो है वो भी कम बदमाशी नहीं किया, कब्जा करते करते सब देखिए कब्जा कर लिया। गाजा स्ट्रिप पहले ऐसे था तो गाजा स्ट्रिप इतना बच गया है। वेस्ट बैंक जो है तो जेरूसलम यहाँ पे था, और ये सब ये क्या है, ये पैलेस्टीनियन जो लाल आपको दिख रहा है वो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन था, फिलिस्तीन के लोग का पॉपुलेशन था, वो सब कब्जा कर लिया गया और इजरायली सेटलमेंट हर जगह बिछा दिया गया। ठीक है। इजरायली गवर्नमेंट पैसा दे के अपने लोगों को बोलती है कि आप उस वाले एरिया में सेटल हो जाइए जिधर पैलेस्टीनियन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो बहुत सारा इंसेंटिव देती है। तो ये जो ब्लू डॉट में आप देख रहे हैं ये वही सेटलमेंट्स डेवलप किया गया है, और उन्हीं सेटलमेंट्स के आसपास पे मिलिट्री को रख दिया जाता है। ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जेरूसलम ऐसा सिटी है जो तीनों अब्राहमिक फेथ जो है, जो इस्लामिक है, जुडाइज़म है और क्रिश्चियनिटी है, तीनों को माना जाता है कि तीनों का ओरिजिन यहीं पे हुआ था। तीनों के लिए ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये मैप में थोड़ा आपने देख लिया, इजराइल जो है मेडिटेरियन सी को टच करती है, डेड सी है यहाँ पे। ठीक है। डेड सी किस रिवर पे है, तो जॉर्डन रिवर पे है डेड सी है। जब यहाँ से आगे जाएंगे तो सी ऑफ गैलीली भी मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। इजराइल किसको किसको टच करता है भाई, तो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया। तो ये सब आपको थोड़ा जब हम लोग मैप वर्क करेंगे तो उस समय भी देखेंगे। बट बेसिकली क्यों मैप से सवाल आता है, कैसे आता है, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सब देखिए इस तरह से सवाल आता है। ठीक है। अब आते हैं कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ था। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द ईयर, ऑटोमन पीरियड, जब ऑटोमन एम्पायर था तो उस समय क्या था, अरब मेजोरिटी और ज्यूज जो है वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी में क्लैश होगा। इंडिया में देखिए हिंदू मेजोरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है। ठीक है। तो जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी होता है और मेजोरिटी जो होता है उन दोनों के बीच में क्लैश होता है। मेजोरिटी वाले को ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी जो है उनको थ्रेट कर देगी, जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। ठीक है। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर तो ख़त्म हो गया वर्ल्ड वार वन के बाद, तो टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया वर्ल्ड वार वन के बाद। तो भाई ब्रिटेन जो है वो सुप्रीम पावर बन के उभरा था और यूएस भी उभरना शुरू हुआ। तो वर्ल्ड वार वन के समय ये एग्रीमेंट होता है और बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है। ठीक है। बाल्फोर डिक्लेरेशन में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन, और यहाँ से सारा टंटा हो जाता है शुरू। ठीक है। तो इसलिए बाल्फोर डिक्लेरेशन को हरा किया है कि इसको आपको याद रखना है। बाल्फोर डिक्लेरेशन को, बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या गेम खेला, उन्होंने बोला कि भाई नेशनल होम होना चाहिए ज्यूइश पीपल के लिए। और उस समय जायोनिज्म मूवमेंट भी चल रहा था, और उसके जो लीडर थे उनका हमको नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जायोनिस्ट मूवमेंट मतलब एक्सट्रीम राइट विंग मूवमेंट चल रहा था। और बैक टू होम के बाद ज्यूज का भी होमलैंड होना चाहिए, और ज्यूज का होमलैंड जो होगा वो कहाँ होगा, तो वहाँ पे पैलेस्टीनियन बसे हुए हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। और ये इस तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इफ somebody ask you, if examiner ask you that Balfour declaration related to what, या 3 डिक्लेरेशन दे दे, 3 ट्रीटी दे दे और 3-4 और इधर दे दे और मैच द कॉलम में दे, तो बाल्फोर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। बाल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट गेम खेलती है और क्या करती है कि नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल। तो अगर नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल था तो नेशनल होम दे देते आप यूनाइटेड किंगडम के आइलैंड पे, या कहीं और बसा देते, या यहीं पे किए तो ठीक से कर देते। ये बीच बीच में फंसा के और लड़ाई झगड़ा लगा के चले गए, लेकिन खैर उनका वही काम था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्या होता है, मोर ज्यूज फ्रॉम वेरियस कॉन्टिनेंट माइग्रेटेड टू इजराइल। अब जर्मनी में तो परसिक्यूशन चल रहा था, हिटलर चाचा क्या कर रहे थे, तो गैस चैम्बर बना रहे थे और ज्यूज लोग को डाल के उसमें कच्चा भून दे रहे थे, है ना। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद इवन कि आइंस्टाइन को जर्मनी से भागना पड़ा, बाल बाल बचे नहीं तो उनको भी खत्म कर दिया जाता, और उनके जैसे कितने सारे साइंटिस्ट को भागना पड़ा, बहुत सारे लिटरेरी मतलब महान महान व्यक्तियों को जर्मनी छोड़ना पड़ गया। तो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जो है, ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था, ये जो टंटा शुरू हुआ था, वो और जोर पकड़ा कि हाँ यार ज्यूस लोग का अपना घर होना चाहिए, जर्मनी में हम लोग को मार रहा है। तब जाके फिर वो और आ जाते हैं इस एरिया में, मोर ज्यूज फ्रॉम वेरियस कंटिनेंट माइग्रेटेड टू इजराइल। उसके बाद 1900 यूएन का पार्टीशन प्लान आता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो उसके बाद यूएन पार्टीशन प्लान लेके आती है 2 स्टेट प्रिंसिपल, कि एक इजराइल होगा एक फलस्तीन होगा, और जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनल निगरानी में रहेगा, इस पर सबका अधिकार होगा। मतलब ये इजराइल फलस्तीन जेरूसलम के लिए नहीं लड़ेंगे, बट जेरूसलम जो है अभी वो इजराइल के कब्जे में है, और फलस्तीन के लिए तो खैर इसको रिकॉग्निशन भी नहीं मिला हुआ है। ठीक है। इस प्रपोजल को अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर यहां से वॉर शुरू हो गया। अटैक बाय 5 अरब कंट्रीज, इमीडिएटली अटैक करता है।
जैसे ही इजराइल डिक्लेयर इटसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948, तो 5 अरब देश जो हैं इस पर फटाफट अटैक कर देते हैं, लेकिन इजराइल इस पर बच जाता है, जीत जाता है। फिर 1967 में फिर से लड़ाई होता है। तो लड़ाई होने के पहले ही जब चारों तरफ से घेरा जा रहा था इजराइल को, इजराइल सोचा कि जब मरना ही है तो मार के मरेंगे। फर्स्ट ऑफेंसिव दे टेक एंड सबको मिसाइल दाग के और अटैक कर करके हरा भरा दिया और सब कुछ कब्जा कर लिया। उसी समय वेस्ट बैंक पे कब्जा हुआ, गोलान हाइट जो कि सीरिया का था वो कब्जा कर लिया गया, सिनाइन पेनिनसुला ले लिया गया। फिर बाद में फिर से ट्रीटी वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत इसमें स्पेसिफाई किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी लबोलुआब था इसका कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द ईयर कैसे चल रहा था, ठीक है। अब इस पे देखिए लेक्चर बनाने का तो इस पे 2 घंटे का सिर्फ इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई पे 2 से 3 घंटे का लेक्चर बन सकता है, ठीक। बट हम यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके और थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन देके इस तरह से बताया जाए कि अगर आपने पढ़ा है तो रिविजन हो जाए और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा आपको पता चल जाए कि चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। चलो यही है पैलेस्तीन यानी कि अरब पीपल एंड इजरायली यानी कि ज्यूइश पीपल, जो जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में जो एरिया है उसको अपना मानते हैं, जो हमने मैप में भी देखा। ये देखिए, ये इजराइल यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जॉर्डन रिवर। ये देखिए जॉर्डन है ना, ये इजराइल हो गया, जॉर्डन रिवर है और ये मेडिटेरेनियन सी है। इसके बीच का जो एरिया है इजराइल का कहना है कि पूरा मेरा है और पैलेस्टीनियन यानी अरब पीपल का कहना है पूरा मेरा है। और चूंकि ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, मुस्लिम कंट्री है, तो सपोर्ट भी मिल रहा था शुरू में फ़िलिस्तीन को, लेकिन बाद में सब लोग पीछे हट गए, ठीक है। तो फ़िलिस्तीन अभी तक झटका खा रहा है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में जो टेरिटरी है उस पर पूरा दोनों का अपना अपना क्लेम है, ठीक है। जेरूसलम के बारे में बता दिया, जुडाइज्म यानी कि ज्यूस वाला, इस्लाम यानी मुस्लिम वाला एंड क्रिश्चियनिटी, तीनों के लिए तीनों मेजर अब्राहमिक फेथ है, ठीक है, फादर सन एंड एविल वाला हिसाब किताब। तो उसके लिए जेरूसलम तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। यहीं पे वेस्टर्न वॉल है, ज्यूज का होलीएस्ट साइट है, दीवार पे आप देखेंगे कि ऐसे सर टका के और अपना विश वगैरह मांगा जाता है। अल अस्का मॉस्क वहीं पे है, जो 3rd होलीएस्ट इस्लामिक साइट है, मक्का मदीना के बाद अल अस्का मॉस्क है, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला जाता है कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद जो है वो स्वर्ग की तरफ गए थे, अल अस्का मॉस्क से, ठीक है। तो ये सब कल्चरल एस्पेक्ट हो गया कि ये रिलीजियस फेथ हमारा है और इसलिए फिर जेरूसलम इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए फिर इस पर कब्जा करने का बात किया जाता है, फिर वो लड़ाई झगड़ा सब कुछ, ठीक है। फतह का बात किया जाए, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि और क्या क्या प्लेयर है फ़लस्तीन को लेके। फतह इट इज़ ए सेक्युलर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन कुवैत, ठीक है। 1948 में जो इजराइल अरब वॉर हुआ था उसके बाद, ठीक है। सेक्युलर नेशनलिस्ट है, रिलीजन से इसको लेना देना नहीं है। और यासिर अराफात बहुत फेमस थे, जो कि अब नहीं है दुनिया में, तो वो इसके की फाउंडर्स में से एक थे, मतलब ये की फाउंडर थे उसके। 1948 में इजराइल अरब वॉर के बाद हुआ था, ठीक है। क्या था एम? आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट इजराइल फॉर वॉट? टू लिबरेट पैलेस्टीन थ्रू है। तो फतह अगर आ जाए तो फतह भी भाई वही है, लेकिन बाद में फिर ये आर्म स्ट्रगल वाला फिलॉसफी छोड़ दिया गया और स्पेसिफाई हो गया। और चूंकि फतह ने ये फिलॉसफी छोड़ दिया था तो इसीलिए फिर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमास, ये इसका जगह ले लेता है। जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहले था गरम दल, नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो बाल गंगाधर तिलक को देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक शुरू में बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन बाद में 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो उसके बाद वो मॉडरेट जैसे हो जाते हैं, है ना। तो ये शुरू हुआ था रिवॉल्यूशनरी एकदम कि हाँ ये वो तोड़ फोड़ मचा देना है, बाद में समझ में आया कि लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा नहीं है, तो शांति से बात करके नेगोशिएट करके चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। तो भाई चचा हो गया बड़ा, तो बड़ा हो गया तो बड़ा जैसा बिहेव किया, मैच्योर जैसा, लेकिन चचा के पीछे जो बहुत सारा बच्चा था तो वो लोग बोला कि नहीं हम तो हथियार उठाएंगे, AK-47 उठाए, अदन अदन गोली चलाने लगे। तो वो हिसाब किताब है फतह एंड हमास, ठीक है। यहाँ पे बाकी ये सब पॉज करके अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। ऑस्लो एक्ट देख लीजिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, द PA वाज फाउंडेड इन जुलाई 1994 बाय द ऑस्लो एक्ट्स। तो ऑस्लो एक्ट भी किससे रिलेटेड है? बाल्फोर डिक्लेरेशन हो गया, ऑस्लो एक्ट। ऑस्लो एक्ट के द्वारा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाया गया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्या है? यही फतह को पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज कंसीव्ड इन 1964 एट द अरब लीग समिट इन कायरो, इजिप्ट, विद द सोल एम ऑफ लिबरेटिंग पैलेस्टीन विद द हेल्प ऑफ एन आर्म्ड स्ट्रगल टू अचीव इट्स गोल। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय अरब लीग, ये वो सब ठीक है।
और क्या होता है, 90 में गेव अप इट्स आर्म स्ट्रगल एंड एंडोर्स अ टू स्टेट सॉल्यूशन, दिस गिव राइज टू हमास, जो अभी हम लोग बात किए। उसके बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है ऑस्लो एकॉर्ड के द्वारा बनाया जाता है, एंड ऑस्लो एज एन इंटरिम बॉडी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इंटरिम बॉडी है किस चीज़ के लिए, तो गाजा को गवर्न करने के लिए, जो गाजा पट्टी हमने देखा ना छोटा सा, उसको गवर्न करने के लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाया गया था, एंड द वेस्ट बैंक को गवर्न करने के लिए, ठीक है, जेरूसलम को नहीं, गाजा और वेस्ट बैंक को गवर्न करने के लिए, वहाँ पे सरकार चलाने के लिए, वहाँ पे पानी बाकी सब चीज़ का व्यवस्था करने के लिए, टिल एन अग्रीड सॉल्यूशन टू द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप था कि टू स्टेट सॉल्यूशन पे सब लोग मान गए थे कि इजराइल भी बने, फिलिस्तीन भी बने, ठीक है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो। अब यहां पे आ जाते हैं कि ये तो हमने देख ही लिया, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द करंट वॉर, तो ये सब मेंस का एस्पेक्ट है कि जो लड़ाई हो रहा है, ये सब चीजें देखिए आपसे प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस से कोई आपको नहीं बोला है कि कहानी बताओ, मेंस में आपसे यही पूछा जाता है कि इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का जो स्टैंड है क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो इस तरह का सवाल आता है। लेकिन प्रीलिम्स में आपसे अगर फैक्ट पूछेगा तो इस तरह से ये सब पूछा जाएगा कि बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, ऑस्लो एकॉर्ड किस लिए हुआ था, ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड क्यों है, तो अब्राहम एकॉर्ड 2020 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2020 या 21 में, 2020 में ही मोस्ट प्रोबेबली हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि मेनी अरब कंट्रीज इंक्रीजिंगली मूव टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। देखिए पहले सारा अरब कंट्री जो है इजराइल से दुश्मनी किया हुआ था। इजराइल का अगर नक्शा आप देखेंगे तो ये चाकू जैसा दिखता है, ये देखिए खंजर जैसा दिखता है, ये देखिए खंजर जैसा, इसको हाथ में पकड़ लीजिए, इसको सीने में उतार दीजिए, तो ऐसा लग रहा है कि अरब पेनिनसुला में कोई खंजर मार दिया है। तो इजराइल को डिफाइन ही करते थे कि डैगर इन द हार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। तो ये लेवल ऑफ दुश्मनी था, भारत पाकिस्तान जैसा दुश्मनी था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। बट धीरे धीरे समझ में आया कि अरब कंट्रीज़ को, सऊदी अरेबिया को, कुवैत को, कि भाई ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना अपना देखा जाए। अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और अमेरिका जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो अब्राहम एकॉर्ड होता है, स्पेसिफाई कर रहे हैं अपने आप को। मेनी सा द पैलेस्टीनियन कॉज टेक अ बैक सीट इन द अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब्राहम एकॉर्ड क्यों हुआ, अब्राहम एकॉर्ड जो है वो मेनी अरब कंट्रीज को लेके, मतलब ये जो फिलिस्तीन इजराइल कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें अरब कंट्रीज जो अपना स्टैंड चेंज कर रही हैं वो अब्राहम एकॉर्ड के तहत हुआ है। यूएस इसको ब्रोकर किया है, यूएस वाज ब्रोकर इन दिस, कि भाई थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लो, बिजनेस पे ध्यान देते हैं, तेल बिल बेचते हैं, इसे लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट और क्या होगा कि भाई अगर इस तरह का चीज़ होगा तो अनइंटेंशनली हमास को स्ट्रेंथन किया जाएगा, हमास स्ट्रेंथन हो जाएगा जो आतंकवादी संगठन है। जब लोगों को लगेगा कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप देखें कि नक्सलिज्म का भी यही कारण है, टेररिज्म का भी यही कारण है कि कुछ लोग डर से शामिल होते हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय का बदला लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑलरेडी यूक्रेन वॉर से हम लोग परेशान थे, पैंडेमिक से अभी उभरा नहीं है वर्ल्ड इकॉनमी, और ये लड़ाई हो गया है तो ऑब्वियस सब बात है कि दिक्कत होगा। सुएज कनाल आपको बताया, वहाँ से ट्रेड जो है 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड वैल्यू, ग्लोबली जो जितना ट्रेड होता है उसको 12% अकेले सुएज कनाल से निकल के आता है। बताइए 8-10 किलोमीटर चौड़ा मात्र कनाल है और वहाँ से 12% दुनिया का होता है, तो ये बड़ा इशू वाला बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वहीं पे है तो वहाँ पे दिक्कत है, रेड सी में, तो वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फूड सप्लाई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये सब तो लड़ाई झगड़ा में ये सब पॉइंट्स लिखना ही है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारा जो इजराइल को एक्सपोर्ट है, तो इजराइल अगर वॉर में इन्वॉल्व है तो भाई वहाँ पे इशूज़ हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा जब तक नहीं शांत होगा, हम अपना पूरा तेल अरब कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो अगर इजराइल का तरफदारी करे तो अरब घुस आ जाएगा, अरब का तरफदारी करे तो इजराइल घुस आ जाएगा, तो ये चीज़ है। जो पूरा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाने का आईमेक का जो बात किया जा रहा है, तो ये आईमेक पर असर पड़ जाएगा, ठीक है। इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएस और यूएई जो ये मिलके अनाउंस किए हैं आईमेक, इंडिया
मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि हम काउंटर कर सके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, तो इस पर असर पड़ेगा, तो ये भी बुरा है। ठीक है, इंडिया क्या पॉलिसी फॉलो करता है? डी हाइफनेटेड। ठीक है, इंडिया पहला तो कि टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है कि भाई इजराइल और फिलिस्तीन दोनों बनाओ और लड़ाई झगड़ा खत्म करो। दूसरा, इजराइल इंडिया जो है वो अब डी हाइफनेटेड पॉलिसी को फॉलो करता है कि अपने हम इंगेजमेंट को डी हाइफनेट करते हैं। इजराइल से मेरा अलग दोस्ती है, फिलिस्तीन से अलग दोस्ती है। फिलिस्तीन को कोई हक नहीं है घुसाने का कि तुम इजराइल के घर क्यों खाना खाने गए, और ना ही इजराइल हमसे ये पूछेगा कि तुम मेरे यहाँ तो आए थे उसके बाद फिर तुम फिलिस्तीन का आएगा। डी हाइफनेटेड है, कोई रिलेशन नहीं। ये नहीं कि तुमसे दोस्ती तो इससे दुश्मनी और तुमसे दुश्मनी तो इससे दोस्ती, ये नहीं होगा। डी हाइफनेटेड है, तुम दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो कोई बात नहीं, बट हम दोनों से दोस्ती रखेंगे। और मेरा रिलेशन डी हाइफनेटेड है और मेरा स्टैंड क्लियर है कि टू स्टेट बनना चाहिए, टू नेशन बनना चाहिए। ये है इंडिया का स्टैंड। ठीक है, योम किपुर बार। The attack by Hamas on Israel coincides with the 50th anniversary of Yom Kippur Bar, the fourth Arab-Israel War 1973। जो चौथा अरब इसराइल वॉर हुआ था 1973 में, तो इसको योम किपुर वार बोलते हैं। और इसी डेट में जो है हमास अटैक किया, जिसका नाम था ऑपरेशन तूफान अल अस्का मॉस, और जिसके जवाब में जो है आयरन सोर्ड ऑपरेशन शुरू किया इसराइल ने, और इंडिया ने ऑपरेशन अजय शुरू किया अपने सिटीजन्स को वहाँ से निकालने के लिए। लड़ाई का पूरा यहाँ बैकग्राउंड दिया गया है कि 1948 में क्या हुआ, फर्स्ट अरब इसराइल वॉर। जब इसराइल खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है 1948 में, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इसराइल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस अटैक कर दिया गया। किससे? कोलिशन ऑफ अरब कंट्रीज एंड पैलेस्टीनियन फैक्शन हु वर अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जूइश स्टेट एंड द यूएन पार्टीशन प्लान। यूएन का जो पार्टीशन प्लान था कि 2 स्टेट और जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन में रहेगा, यूएन के अंडर में रहेगा, तो इसको किसने? कोलिशन ऑफ अरब कंट्रीज ने नहीं माना। ठीक है, अगर मान लेते तो लड़ाई नहीं होता, नहीं माना, और नहीं मान के इसराइल पे तुरंत अटैक कर दिया और मुंह का खाना पड़ा। In the war, Israel gained control of the large portion of the territory and a large number of Palestinians were driven from their land. पहला लड़ाई और बैकफुट पे आ गए। The forced expulsion of Palestinian Arab is referred to as Nakba और catastrophe in Arabic। 1956 में फिर लड़ाई होता है, सेकेंड अरब इसराइल वॉर, इसको सुएज वॉर भी बोलते हैं। इसराइल, यूके और फ्रांस इसमें शामिल था, ऑन वन साइड अगेंस्ट द इजिप्ट ऑन द अदर साइड। ठीक है, सुएज कनाल का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था। पहले ये प्राइवेट था और फ्रांस का बहुत स्टेक इसमें लगा था, यूके का भी स्टेक लगा हुआ था। तो जब इसको नेशनलाइज किया जा रहा था तो उससे दिक्कत हुआ, तो एक आप कह सकते हैं कि ट्रिगर पॉइंट वो था और वहाँ से फिर लड़ाई होता है, तो इसको सेकेंड अरब इसराइल वॉर बोलते हैं। इसराइल, यूके, फ्रांस एक तरफ और इजिप्ट एक तरफ था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इससे ये पूछा जा सकता है योम किपुर वार की किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये ईयर वियर नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा अगर तो फिर भाई अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, बट कितना याद रखेंगे। ठीक है, 48 तो याद रहेगा, 56 भी याद रह जाएगा, और 1967 क्योंकि 6 डेज को वॉर बोलते हैं, 6 दिन लड़ाई चली थी, तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है, तो ये भी याद रह जाएगा, थर्ड अरब इसराइल वॉर। ठीक है, इसराइल इसको इनिशिएट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब लोग घेर लिए थे इसको मारने के लिए, बोला ठीक है मरने के पहले सबको मार के मरेंगे, और मारता है तो ऐसा मारता है कि सबको हरा ही देता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। इसराइल टू कंट्रोल ऑफ इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला, जो सिनाई पेनिनसुला है उसको इजिप्ट से छीन लेता है, एंड गाजा स्ट्रिप। जॉर्डन का वेस्ट बैंक ले लेता है एंड ईस्ट जेरूसलम ले लेता है। सीरिया का गोलान हाइट ले लेता है। ठीक है, इसका पूरा कंट्रोल ले लेता है। उसके बाद यूएन जो है सीज फायर करवाती है, और 3 नो रेजोल्यूशन होता है कि नो पीस विथ इसराइल, नो रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल, नो नेगोशिएशन विथ इसराइल। ये अरब लीग जो है ये रेजोल्यूशन पास करती है। ठीक है, अब फोर्थ अरब इसराइल वॉर क्या है कि 1973 में कोलिशन ऑफ अरब नेशन लेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया, बशर अल असद वाला। ठीक है, और इजिप्ट जिसका सिनाई पेनिनसुला छीना गया है। ठीक है, और इसका गोलान हाइट छीना गया है, तो ये भी एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करते हैं ज्यूइश हॉलीडे के डे पे। ठीक है, पर्पस क्या था? इजिप्ट एंड सीरिया डिड नॉट गो टू वॉर इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन, रादर दे होप टू रिक्लेम लॉस्ट टेरिटरीज आफ्टर इजराइल्स विक्ट्री इन द 6 डे वॉर ऑफ 1967। कि हमारा ज़मीन पर कब्जा कर लिया भैया, तो हमको भी अपना ज़मीन वापस लेना है। हमारा देखिए ना, हमारा खेत पे चढ़ के 1 कट्ठा एक्स्ट्रा जोत लिया था सिनाई पेनिनसुला में, तो फिर वापस से फिर से हमको आरी बनाना, और इसलिए लड़ाई किया। ठीक है, उसके बाद होता है कैंप डेविड अकॉर्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल मेडिएटेड बाय यूएस। ऑब्वियस बात है, ब्रोकर हर जगह जो पावरफुल रहेगा वही पंचायती करेगा, तो यूएस फिर पंचायती करा दिया, है ना।
तो कैंप डेविड अकॉर्ड होता है। तो क्या क्या हो गया, अब्राहमिक अकॉर्ड हो गया, बालफोर डिक्लेरेशन हो गया, कैंप डेविड अकॉर्ड हो गया। तो ये सबको याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है। दीज कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्या इसका कंसिक्वेंसेस रहा, सीरिया को तो कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू, सीरिया डिड नॉट गेन एनीथिंग पॉजिटिव। इजराइल टुक कंट्रोल ऑफ मोर ऑफ द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड फर्टाइल गोलान हाइट, और ज़्यादा कब्जा कर लिया, ठीक है। इजिप्ट का एलिजियंस जो है यूएस की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जब हार जाता है ना तो हारने के बाद फूट होता है। लड़ाई के पहले दोनों साथ में लड़ा है, उसका जिसको कुछ मिला नहीं, ये बोला कि भाई साथ में रहने से अब कोई फायदा नहीं, यूएस की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि यूएस का ही बात इजराइल मानेगा। आफ्टर द वॉर इजिप्ट दैट हैज एक्सपेल्ड द सोवियत यूनियन मिलिट्री एडवाइजर 1972, सोवियत यूनियन का भी इसमें इंटरेस्ट था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो सोवियत यूनियन का जो मिलिट्री एडवाइजर था उसको हटा बटा दिया। और इसको जो 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 पीस ब्रोकर किया गया, कैंप डेविड जो अकॉर्ड हुआ, वो यूएस का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। इजराइल के इमेज पे भी डेंट पड़ गया, जो उसको सेंस ऑफ सुप्रीम पावर इंजॉय कर रहा था तो उस पर डेंट पड़ा भाई। तो इजराइल को भी लगा कि टॉकिंग टेबल पे आ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब इम्पैक्ट हुआ था। तो ये बेसिकली कहानी समझने के लिए कि कोई भी लड़ाई होता है तो उसका क्या असर होता है, क्यों लड़ाई होता है, उसमें खौआ पकौआ कैसे आ जाते हैं। वो सुने ना कि दो बंदर लड़ रहा था तो बिल्ली आती है, अब बोलती है कि थोड़ा इधर केक डाल दो, थोड़ा इधर केक डाल दो, पूरा केक खुद ही खा जाती है। अब बंदर को कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ बंदर कौन बन गया, सीरिया बन गया, इजिप्ट बन गया, इजराइल बन गया, और बिल्ली कौन है, यूएस। और ये इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे बराक ओबामा को मिला। ऑस्लो एकॉर्ड 1993 में होता है, इजराइल एंड पीएलओ के बीच में। पीएलओ कौन, फतह वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्म स्ट्रगल छोड़ दिया, उसी के बाद फिर हमास का राइज होता है। तो इजराइल एंड पीएलओ के बीच में ऑस्लो एकॉर्ड होता है, ठीक है, वेस्ट बैंक को एडमिनिस्टर करने के लिए। इन रिटर्न द पीएलओ रिकॉग्नाइज इजराइल बेस्ड ऑन 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। पीएलओ भी रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ठीक है, इजराइल एक देश है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानता है। फिर बाकी सब पीस ट्रीटी हुआ, ये सबसे हाँ 2020 में हुआ। अब्राहम एकॉर्ड, इजराइल, यूएई, बहरीन साइंड द यूएस ब्रोकर्ड अब्राहम एकॉर्ड इन 2020। मोरक्को एंड सूडान हैव आल्सो ज्वाइंड द एकॉर्ड, ठीक है। तो ये देख लीजिए अब्राहम एकॉर्ड क्या है, इजराइल और यूएई, बहरीन और मोरक्को, ये सब साइन किया है। एक आध कंट्री अगर कोई अभी और ऐड हो गया होगा तो बाद में अपडेट हो जाएगा। तो अब्राहम एकॉर्ड आपसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपने एंजॉय किया होगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अननेसेसरली वीडियो को बहुत लंबा करने में फिर वो मज़ा नहीं आएगा और आपका भी फोकस हिल जाएगा। सो इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा लंबा या लेंदी लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि यार देखो मेहनत तो हम ही को करना पड़ रहा है, टाइम हम ही को देना पड़ रहा है। बहुत जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर डिस्कस करके भी निकला जा सकता था, बट मेरी ये चाहत है कि एक बार अगर आप करंट अफेयर्स 1 साल का कवर करो और भगवान ना करे कि आपको दोबारा एग्जाम देना पड़े, तो आपको फिर से पूरा करंट अफेयर्स ना पढ़ना पड़े। जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो करंट अफेयर्स है ना, मोटा मोटी वो 60-70% करंट अफेयर्स मेंस के हिसाब से वो रिपीट होता है हर साल। तो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसी मैगजीन को आप अपडेट करते रहो बार बार, जो मैगजीन आपने पढ़ा है उसी में नया चीज़ ऐड कर लो, नया पन्ना उसमें चिपका दो, नया ऐड कर लो, तो वो आपका टाइम बचेगा। नहीं तो हर साल नया मैगजीन खरीदो और उसको फिर से पढ़ो, तो वो थोड़ा सा ना टीडियस टास्क है। उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि भाई आपने जो पढ़ा है उसी को कंटिन्यू कीजिए। कोई नया चीज़ हुआ है तो उसको नए वाले मैगजीन से निकाल लीजिए, बाकी पुराना जो मैगजीन है उसको एज इट इज़ उसको भी पढ़ लीजिए। तो ये उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा कि भाई जो एकदम बिगिनर भी होंगे तो उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या बात किस चीज़ पे हो रही है, थोड़ा आइडिया लगना चाहिए। सो आई होप मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो बीपीएससी बेसिक्स के ही नाम से है, और बीपीएससी बेसिक्स के नाम पे हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।